टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज का ये जो क्लास है वो आपके लिए, उन लोगों के लिए है स्पेशली OSSC एग्ज़ाम देने वालों के लिए। ये जो नोटिफिकेशन आया था, फॉर्म फिलअप हो गए हैं, 3 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है। बट बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि क्या आपको जो पेपर आने वाला है वो एक क्या नया माइलस्टोन क्रिएट करेगा, या फिर पेपर किस तरीके से आएगा, या आप ऑफिशियल पुराने पेपर्स OSSC के चैनल पर अपडेट क्यों नहीं कर रहे हैं, स्पेशली ANM के। तो जस्ट बिकॉज आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स चेक कीजिए, अलग अलग बुक्स चेक कीजिए, कहीं पर भी उड़ीसा गवर्नमेंट ने ANM के पेपर्स कभी भी रिलीज़ नहीं किए हैं। ANM के पेपर की मैं बात कर रही हूँ। उड़ीसा गवर्नमेंट ने OSSC के थ्रू जितने भी पेपर हुए हैं वो सब रिलीज़ किए हैं, ANM को छोड़कर। फार्मासिस्ट का पेपर अपडेट किया है इन्होंने टाइम पर जब भी पेपर हुआ। लैब टेक्नीशियन का किया, ECG टेक्नीशियन का किया, OT टेक्नीशियन का किया, बट कभी भी इन्होंने ANM का पेपर अपडेट नहीं किया है। पहली चीज़ तो ये रही। अब दूसरी चीज़, लोगों के मन में डाउट आ रहा है कि वो पेपर के लिए ऐसा क्या पढ़े जिससे उनका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि ANM की ये जो जॉब है मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर फीमेल पोस्ट है, यहाँ पर 2000 से ज़्यादा यहाँ पर पोस्ट हैं। देखिए 2753 पोस्ट हैं, 2753 पोस्ट हैं जो ग्रुप C और डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर पोस्ट हैं। फॉर्म फिलअप हो गए हैं, एग्ज़ाम डेट आ गई है, 3 दिसंबर को आप सभी का पेपर है। लेकिन अभी भी क्योंकि मेरे पास डेली 100 से ज़्यादा व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं कि क्या पढ़ लें आप जिससे आपका मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर का पेपर निकल जाए, तो यहाँ पर इसी के लिए आज आपको एक क्लास ली जा रही है कि आपको पढ़ना क्या है, कि आपके पास ये बचे हुए 10 दिन हैं, आप ऐसा क्या पढ़ लें जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि ANM का एक ऐसा सिंगल स्टेट है आफ्टर दैट साउथ स्टेट के, जहाँ पर ANM वालों को इतनी अच्छी सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट थिंग, अब आपको पढ़ना क्या है, तो इन्होंने ऑलरेडी एक पेपर का आपको फॉर्मेट बता रखा है। यहाँ पर आपके पेपर का फॉर्मेट इन्होंने दे दिया है। ये देखिए यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट होने वाला है। रिटन टेस्ट OMR बेस्ड आपका होगा, जिसमें आपकी निगेटिव मार्किंग भी है। तो ये चीज़ ध्यान में रख के आपको आंसर देने होंगे। अब आप पढ़ें क्या, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको पढ़ना क्या है, तो 1.5 साल में 1.5 ईयर में और 18 मंथ की ट्रेनिंग में आपने जो कुछ भी पढ़ा है आपको यहाँ पे वही पढ़ना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को डाउट है कि मैथ में क्या पढ़ लें, इंग्लिश में ऐसा क्या पढ़ लें जिससे उनके 15 नंबर ही क्लियर हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर GK GS आपका नहीं आना है। उड़ीसा का जो एग्ज़ाम होता है, आप चाहे नर्सिंग ऑफिसर का पेपर देखें या ANM का पेपर देखें, ANM के ऑफिशियल पेपर अपडेट कभी नहीं किए उड़ीसा गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पर ANM वालों के लिए पढ़ना क्या है, तो वही कंपैरिजन आपके लिए आज बताया जाएगा कि आप क्या पढ़ लें जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। पहली चीज़, आपको अपने दिमाग में जब भी आप आंसरिंग करें पेपर में 3 दिसंबर को OMR बेस्ड आपका जो पेपर होने वाला है 2 घंटे के टाइम में, उसमें आपको सबसे पहले वही क्वेश्चन सॉल्व करने जिसमें आप क्लियर कट हों। क्लियर कट मतलब 200% श्योर हो कि आंसर आपका यही रहेगा। तो यहाँ पर ये देखिए आपका जो पेपर होने वाला है, इस पेपर में 60 नंबर आपकी नर्सिंग से आने वाले हैं, फिर 25 नंबर और आपके प्रैक्टिकल स्किल से। प्रैक्टिकल स्किल का मतलब है यहाँ पर आपने जो 1.5 साल पढ़ाई की उसमें जो प्रायोरिटी वाइज्ड, मतलब जो चीज़ें सामने आपके हुई हैं, जो चीज़ें आपने मैनेज की हैं, ट्रीट की हैं, उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन इंक्लूड हो जाएंगे। फिर आपका HSC स्टैंडर्ड की अर्थमेटिक और इंग्लिश से दोनों आनी है। तो ये 15 नंबर आप अपने साइड में रखिए, आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग स्टेट वाइज जो भी पेपर होते हैं, कहीं ये दिया जाता है कहीं नहीं दिया जाता है, लेकिन उड़ीसा वाले एग्ज़ाम में ऐसा होता है। तो अब हम बात करेंगे कि आपको अब पढ़ना क्या है। कि आपने इतना देख लिया कि आपको सिलेबस है जो आपकी नर्सिंग का 85% आपका जो सिलेबस नर्सिंग कवर करेगी। अब मैं आपको बता दूं कि ANM के पेपर में आपके लिए और नर्सिंग ऑफिसर का उड़ीसा का पेपर होता है, तो डिफरेंस क्या रहेगा। तो यहाँ पर अब एक नज़र आप डालिए OSSC नर्सिंग ऑफिसर, ये उड़ीसा का ही 19 मार्च 2023 को हुआ पेपर है। यहाँ पर ये पूरा ऑफिशियल पेपर है जो GNM और BSc नर्सिंग वालों के लिए
किया गया था। चैनल पर मैंने पेपर आपको अपडेट किया था, बट ANM वालों ने इस पेपर को नहीं देखा। मैं इसलिए आपको कह रही हूँ नहीं देखा, क्योंकि उनको यही लग रहा है कि अब पता नहीं आपके एग्ज़ाम में आपको ऐसा क्या पूछ लिया जाए। फर्स्ट थिंग, ANM वाले जो पेपर दे रहे हैं उनका पेपर फॉर्मेट भी एज सेम यही आने वाला है। पहली बार जो लोग पेपर दे रहे हो तो मैं बता दूं कि आपके लिए सेम एज फॉर्मेट आपका यही रिपीट है। चाहे वो ये तो पेपर है GNM और BSc नर्सिंग वालों के लिए पेपर हुआ था 85 नंबर का। इसमें भी सेम एज 10 नंबर का पार्ट फर्स्ट था, जिसमें इंग्लिश और उड़िया वर्जन में अर्थमेटिक पूछा गया था। 5 नंबर की आपको इंग्लिश पूछी गई थी। जो आपका जस्ट मैंने अभी सिलेबस बताया उसको कंपेयर करके मैं बता रही हूँ, 85 नंबर आपकी नर्सिंग से आए थे। अब यहाँ पर पेपर आपका ऐसे ही आना है ANM वालों को 3 दिसंबर को। कब? 3 दिसंबर को। तो यहाँ पे देखिए आपका, आप लोग यहाँ पे पेपर देखते जाइए, मैं आपको बताते जाती हूँ कि आपको जब 15 नंबर आपके कवर अप होने हैं वो इस तरीके से रहेंगे। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन, आप ये सोचिए GNM और BSc नर्सिंग वालों को ये पूछा तो ANM वालों को इससे लेवल कम ही जाएगा, ना कि आगे बढ़ाया जाएगा कि नर्सिंग ऑफिसर से जो आपको क्वेश्चन आए हैं उससे और ऊपर आपके क्लासी क्वेश्चंस रख दिए जाएं। तो ऐसा आपको नहीं होने वाला है। आप चाहें तो ANM वाले जो इस पेपर को दे रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे कि इंग्लिश। तो इंग्लिश में आपको सब जगह साफ साफ कहा गया है कि निगेटिव मार्किंग आपकी होगी 1/4, 1 नंबर है। यदि आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो 0.25% मार्क्स आपके कट जाएंगे। अब यहाँ पर 5 नंबर आपका यहाँ ना। फिर नेक्स्ट आपका सबसे मेन पोर्शन आता है नर्सिंग का। अब यहाँ पे मैं आपको शुरू के 5 से 6 क्वेश्चन बता देती हूँ, देन आफ्टर हम पूरी क्लास में देखेंगे कि आपको पेपर किस तरीके से आए हैं नर्सिंग ऑफिसर के लिए। GNM और BSc नर्सिंग वालों ने जब फॉर्म भर के एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि बहुत ही ईजी पेपर आया था उड़ीसा के लिए। तो अब जब नर्सिंग ऑफिसर का पेपर ऐसा आया तो आप लोग ANM वालों को तो डरने की तो ज़रूरत ही नहीं है कि आप 3 तारीख को जो पेपर देने जाएंगे, आपको पूरा पेपर, जिन्होंने चैनल को ज्वाइन कर रखा है सभी क्लासें फ्री हैं, कोई भी चार्ज नहीं है आपका। और मैं पार्शियलिटी बिल्कुल नहीं करती कि जो लोग यदि पेड यूज़र हैं यदि चैनल पर, उनको अलग क्लासेस हों, जो अनपेड है उनको अलग, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी तक। तो यहाँ पर ये देखिए, जैसे क्वेश्चन 16 था, क्योंकि आपको भी 16 नंबर से क्वेश्चन नर्सिंग के स्टार्ट होंगे। शुरू के 15 क्वेश्चन आपको नॉन नर्सिंग के रहेंगे, या हो सकता है 85 क्वेश्चन आपके स्टार्टिंग में नर्सिंग के रख दिए जाएँ, आफ्टर दैट 15 नॉन नर्सिंग कंटेंट रखा जाए। जैसे पहला क्वेश्चन था यहाँ पर आपको, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीक्रेशन ऑफ मिल्क आफ्टर पार्चुरेशन। कौन सा हार्मोन मिल्क सीक्रेशन में हेल्प करेगा, तो वो क्या होगा, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर नेक्स्ट पूछा है आपको कि बेबी हॉस्पिटल में एडमिट है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हो रही है हर एक फीड के बाद। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग कब होती है भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से क्वेश्चंस आए हुए थे। क्लियर है? अब हमें पूरा पेपर सॉल्व करते हैं। अब जिन भी लोगों के मन में डाउट रह जाते हैं कि आपको पढ़ना क्या है 2020 में, 2021 में, आई थिंक 2023 में, 3 बार है जो नर्सिंग ऑफिसर का पेपर हुआ है उड़ीसा में। अलग अलग तरीके से चैनल पे अपडेट किया गया है पेपर, लेकिन आज ये पेपर हम पूरा आपको सॉल्व करेंगे कि आपको अब ANM वालों को तो डरने की ज़रूरत ही नहीं है। जब नर्सिंग ऑफिसर का पेपर इतना ईजी आता है तो ANM का सोचिए आप, इसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस भी यदि आपको आते हैं तो किस तरीके से आएंगे। तो इस पेपर को सॉल्व करने के पहले और यहाँ पर 2020 का पेपर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। वही पेपर सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे 2023 के पहले, आफ्टर दैट आपको 2023 वाला पेपर भी उसी के बाद इंक्लूडेड, मतलब जितने OSSC ने नर्सिंग के पेपर कराए हैं वो आपको आज चैनल पे इंक्लूड कर दिए जाएंगे। अब जो भी लोग इन पेपर्स को, मतलब ANM के पेपर्स की PDF फॉर्मेट पढ़ना चाहते हैं, उसमें उड़ीसा ANM का पेपर इंक्लूडेड नहीं है। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही इसलिए बता दी कि आफ्टर दैट आपको कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग पेपर्स लेने के बाद उनको कन्फ्यूज़न होती है कि आपने OSSC का पेपर नहीं भेजा मुझे। बट मैं ये चीज़ जब भी व्हाट्सएप में भी आपसे चैट करती हूँ साफ साफ कह देती हूँ कि भाई OSSC ने अभी तक पेपर रिलीज़ कभी नहीं किया है। तो 23 पेपर आपको ANM के मिलेंगे। इन 23 पेपर में आपकी पूरा जो सिलेबस यहाँ पे बताया है वो अलग अलग तरीके से आपका कवर हो जाएगा।
इसका चार्ज आपको पे करना होगा, 200 रुपये चार्ज रहेगा आपको। 23 पेपर सॉल्व रहेंगे, जिसमें से 3 पेपर हैं जो वेस्ट बंगाल ने कराए थे, उसकी आंसर की इंक्लूडेड नहीं की गई है। बाकी सभी पेपर की आंसर की ऑफिशियल सॉल्व रहेंगे। यूपी, एमपी, राजस्थान एंड हिमाचल प्रदेश एंड केरला, तो इस तरीके से आपको अलग अलग जगह के पेपर्स उसमें शामिल किए गए हैं। चलिए आज के इस पेपर को हम उड़ीसा के जो पेपर हैं इनको सॉल्व करते हैं। जो भी लोग इन पेपर्स को परचेस करना चाहते हैं वो परचेस कर सकते हैं। और जो लोग उड़ीसा का पेपर दे रहे हैं स्पेसिफिक, तो यदि उनको नर्सिंग ऑफिसर के पेपर देखना है ANM वालों को, तो उनको ये पेपर मैं फॉरवर्ड कर दूँगी। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे कि आपको पेपर उड़ीसा में किस तरीके से आए थे पहले, क्योंकि ANM के पेपर अपडेट नहीं किए गए, तो आप नर्सिंग ऑफिसर का पेपर देख सकते हैं और उसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको ANM में क्या पूछा जाएगा। क्योंकि ANM का जो सिलेबस है ऑल ओवर सबके पास होगा, जिन्होंने फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर 1.5 साल में चीज़ें पढ़ी हैं, उसी में से आपको आना है। और ऐसा कुछ भी हुआ नहीं आपको बनाना है, आपको यही बेसिक चीज़ें पढ़नी है कि आपके क्वेश्चन किस तरीके के एग्जाम में आए थे। तो लास्ट टाइम का पेपर यहाँ पे पूरा टाइप फॉर्मेट में आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा आपके लिए, लेकिन मैं एक बार ऑफिशियल पेपर भी स्क्रीन पे शो कर देती हूँ, जिससे आपके मन में जो भी डाउट हो कि ऑफिशियल पेपर है या नहीं, तो वो भी क्लियर। ऑफिशियल पेपर जैसा मैंने आपको बताया कि 10 नंबर का आपको अर्थमेटिक से आएगा, 15 मार्क्स आपके इंग्लिश से आएंगे। तो यहाँ पर ये रहा आपका ऑफिशियल पेपर। तो सबसे पहले हमें जो नर्सिंग सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे, मैंने पेपर है जो पूरा टाइप फॉर्मेट में प्रेजेंट किया है, तो ये रहे यहाँ पर। तो 10 क्वेश्चन आपके आने हैं अर्थमेटिक वैल्यू से। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें यदि आपको कोई भी डाउट हो तो, क्योंकि हम सबसे पहले नर्सिंग सब्जेक्ट को कवर करेंगे। नॉन नर्सिंग है 15 मार्क्स, उसको हम सेकेंड पार्ट में कवर अप करेंगे, लेकिन जो 85% क्वेश्चन है आपके नर्सिंग के वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट है आपका इंग्लिश का, जिसमें से आपको ओनली 5 क्वेश्चन आना है। 5 MCQs आपको इंग्लिश के क्वेश्चन। फिर आता है आपका नर्सिंग सब्जेक्ट यहाँ पे आपका स्टार्ट होता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हुए रहेंगे। तो पेपर आपको इसी तरीके से मिलेगा। ये ज़्यादा पुराना पेपर नहीं है, लास्ट ईयर का ही पेपर है। यहाँ पर ये देखिए आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे एग्जाम में। पूरा पेपर मैंने टाइप फॉर्मेट में आपके लिए लेके आए हैं, जिससे आपके जो भी डाउट्स रहेंगे कि पेपर ऑफिशियल है या नहीं, तो वो भी आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। आप चाहें तो इस पेपर का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यदि आपको डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में या फिर कुछ भी। और जो पेपर है, पेपर आपके लिए पूरा सॉल्व फॉर्मेट में, क्योंकि OSSC का पेपर अभी इस मंथ में नहीं है, थोड़ा सा टाइम है आपके पास, तो अभी हम चैनल पर इस पेपर के लिए अपडेट कर देंगे। आफ्टर दैट जो हमारी ऐप है मेडिकल एंड नर्सेस सब की है, वहाँ पर पूरे पेपर को एज एन सीरीज फॉर्मेट में सॉल्व करने भी आपको दिया। विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर, तो कौन से ब्लड ग्रुप के लिए यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? ऑप्शन में है B, O, AB या फिर O। तो आप अपनी ज़्यादा क्लियरिटी के लिए मैं आपको बता दूं कि यदि आपको इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्सल डोनर क्या है, तो यदि यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव करके कुछ भी ना दिया हो तो आपको मार्क करना होगा O। लेकिन जो यूनिवर्सल डोनर है वो क्या है, वो है O नेगेटिव। क्या है? डोनर क्या है? यूनिवर्सल डोनर है जो क्या है, O नेगेटिव। आपको ये याद रखना है। लेकिन यदि आपको O पॉजिटिव ब्लड दिया जाता है, क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आता है, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन ये भी आता है कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट, मतलब जो किसी का भी ब्लड है जो क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है, चाहे उसका ब्लड ग्रुप कोई भी हो, तो वो होगा यहाँ पर AB पॉजिटिव। AB पॉजिटिव वाले पेशेंट किसी का भी ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकते हैं। O नेगेटिव वाले अपना ब्लड ग्रुप किसी को भी है जो दे सकते हैं। डोनर यदि पूछते हैं यूनिवर्सल डोनर, तो वह O नेगेटिव। इनकेस आपको यहाँ पर ऑप्शन में ऑफिशियल पेपर में नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ नहीं दिया था, तो यहाँ पर आपका आंसर O होगा। लेकिन मान लीजिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो नेगेटिव भी दिया हो पॉजिटिव भी दिया होता है, तो आपको मार्क करना है O नेगेटिव, क्योंकि O नेगेटिव क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। O पॉजिटिव अपना ब्लड ग्रुप दे सकते हैं जिनका ब्लड ग्रुप क्या है, A पॉजिटिव है, AB पॉजिटिव है, B पॉजिटिव, इस तरीके को। लेकिन यदि यूनिवर्सल डोनर आपसे एग्जाम पर्पज से पूछा जाता है तो O नेगेटिव रहेगा। AB पॉजिटिव रहेगा यूनिवर्सल रेसिपिएंट, जो किसी का भी ब्लड है जो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इनहेंस द ब्लड क्लॉटिंग, तो कौन से विटामिन हैं जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्पफुल रहेंगे? विटामिन C,
विटामिन ए, विटामिन के या फिर विटामिन बी। तो सबको पता है ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, तो वो है विटामिन के। और एट द टाइम ऑफ बर्थ भी यही दिया जाता है ताकि हेमरेज और ब्लीडिंग से प्रिवेंट किया जा सके। वारफ्रिन का एंटीडोट भी क्या है, विटामिन के। तो यहाँ पर विटामिन के है जो क्या है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, द नॉर्मल प्लेटलेट काउंट इन ह्यूमन ब्लड इज अबाउट। तो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है ह्यूमन बीइंग में? ऑप्शन है यहाँ पर 70,000 to 90,000 mm3 ब्लड, या फिर 1.5 लाख to 3.5 लाख mm² ब्लड, या फिर 50,000 to 35,000 mm² ऑफ ब्लड, या फिर 4,000 to 11,000। तो कितना है जो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होता है? तो यहाँ पर जो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होता है वो होता है 1,50,000 से लेकर 3,50,000 mm² ऑफ ब्लड। क्या है यहाँ पर वैल्यू है इसकी। लेकिन यदि आरबीसी की पूछते हैं और डब्ल्यूबीसी की पूछते हैं तो डब्ल्यूबीसी का होता है 3500 से 10,500 सेल्स। क्या है? 3500 से 10,500 सेल पर mcl, मतलब यहाँ पर लीटर में रहेगा। तो यहाँ पर जो आपको मेन है, आपको जो नंबरिंग याद रखनी है कि कितना है जो आपके लिए ब्लड है होना चाहिए आपकी बॉडी में। हीमोग्लोबिन वैल्यू पूछी जा सकती है, तो 13.5 to 17.5 ग्राम पर डीएल कितनी है मेल में है। फीमेल में पूछें तो 12 to 15.5 ग्राम पर डीएल फीमेल में है। अब यहाँ पर आपको हेमाटोक्रिट वैल्यू, रेड ब्लड सेल्स काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट, प्लेटलेट्स काउंट, हीमोग्लोबिन लेवल, ये सबका आपको अलग अलग याद रखना होगा। यहाँ पर ऐड नहीं किया गया है, लेकिन आपको ये चीज़ें याद रखनी है। आपके एग्जाम में प्लेटलेट्स की जगह डब्ल्यूबीसी काउंट पूछ सकते हैं, आरबीसी काउंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पर स्टरलाइजेशन ऑफ एंडोस्कोप इज डन बाय। तो एंडोस्कोप का जो स्टरलाइजेशन है किसके द्वारा किया जाएगा? बाय ऑटोक्लेविंग, बाय यूवी रेस, बाय 2% फिनॉल, या फिर बाय 2% ग्लूटाल्डिहाइड। तो जो एंडोस्कोपी है इसको हम कैसे स्टरलाइज करेंगे? तो इसको स्टरलाइज किया जाएगा 2% ग्लूटाल्डिहाइड से। मैंने आपको पढ़ाया था कि जितनी भी ट्यूब्स होती हैं उनको हम 2% ग्लूटाल्डिहाइड से क्या करेंगे? स्टरलाइज करेंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर यूरिन सैंपल फॉर कल्चर इज कलेक्टेड फ्रॉम। तो यूरिन सैंपल हमें लेना है यदि टेस्टिंग के लिए, तो कब कलेक्ट करना चाहिए सैंपल को? फर्स्ट यूरिन, लास्ट यूरिन, मिड स्ट्रीम यूरिन, या फिर फर्स्ट एंड लास्ट यूरिन। तो फर्स्ट सैंपल हम यूरिन सैंपल कलेक्ट करना है तो कब कलेक्ट करना चाहिए? फर्स्ट यूरिन, जो फर्स्ट वॉइडिंग यूरिन है मॉर्निंग की, उसको कलेक्ट करना चाहिए। उसमें आप ज़्यादा अच्छे से जो बैक्टीरिया है, जो भी इन्फेक्शन है, उसको प्रॉपरली हम क्या कर सकते हैं? डायग्नोस कर सकते हैं। तो फर्स्ट यूरिन और फर्स्ट वॉइडिंग यूरिन अर्ली मॉर्निंग का है जो सैंपल कलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट वन है यहाँ पर व्हाट इज़ द नॉर्मल साइज, जिसमें लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस है ऑफ नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस इन एन एडल्ट। तो एडल्ट में जो नॉन प्रेग्नेंट में जो एडल्ट यूट्रस होता है उसका वेट कितना होता है? 50 to 60 ग्राम, लेकिन प्रेगनेंसी में 1000 ग्राम तक है जो चला जाता है। तो यहाँ पर नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का जो नॉर्मल साइज कितनी होती है, जिसमें यहाँ पर दिया हुआ 7.5 सेंटीमीटर लेंथ है, 2.5 सेंटीमीटर विड्थ है, 1.5 सेंटीमीटर थिकनेस है। तो इसी तरीके से पूरे ऑप्शन है 5 × 2 × 1 सेंटीमीटर, 12.5 × 10 × 2.5 सेंटीमीटर, 7.5 × 5 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर तीनों जो रेंज है, फर्स्ट प्रेजेंट कर रही है लेंथ को, सेकंड विड्थ और थर्ड वन इज द थिकनेस, कि यूट्रस की थिकनेस क्या है। नॉर्मल साइज कितनी होती है यूट्रस की जो नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में पूछी गई है, तो वो 7.5 × 5 × 2.5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स यूट्रस की लेंथ कितनी है? 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर विड्थ है और 2.5 सेंटीमीटर क्या है? थिकनेस है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर फॉर इफेक्टिव स्टरलाइजेशन स्टीम इन एन ऑटोक्लेव शुड बी एट अ प्रेशर ऑफ 15 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच और 13 मिनट्स एंड एट अ टेम्परेचर ऑफ। तो यहाँ पर देखिए ऑटोक्लेविंग का प्रेशर बताया गया है 15 पाउंड्स है, कितना पर स्क्वायर? 15 पाउंड पर स्क्वायर है,
30 मिनट के लिए, ड्यूरेशन भी बताया हुआ है 30 मिनट के लिए, लेकिन टेम्परेचर क्या रखा जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस, 121 डिग्री सेल्सियस या फिर 131 डिग्री सेल्सियस। तो कितना टेम्परेचर है जो रखा जाएगा, तो जो टेम्परेचर रखा जाएगा कितना होगा, वो होगा यहाँ पर 121 डिग्री सेल्सियस। यदि प्रेशर पूछें तो 15 पाउंड्स PSI, ड्यूरेशन पूछें तो 20 to 30 मिनट्स होगा, टेम्परेचर पूछें तो 121 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट वन है यहाँ पर 500 mg ऑफ ड्रग इज ऑर्डर, इट इज सप्लाइड इन टैबलेट्स ऑफ 1 mg पर टैबलेट, हाउ मैनी टैबलेट शुड बी एडमिनिस्टर्ड, तो कितनी टैबलेट यहाँ पे एडमिनिस्टर की जाएंगी, 0.5 टैबलेट, 1 टैबलेट, 1.5 टैबलेट या फिर 2 टैबलेट। जो डोज दिया हुआ है, डोज ऑर्डर किया गया है या फिर डिजायर्ड डोज जिसको हम कहेंगे, तो वो कितना है 500 mg, क्या है 500 mg। और आपको जो देना है, कितना देना है यहाँ पर कहा गया है कि 1 mg की पर टैबलेट देना है आपको। तो यहाँ पर 1 ग्राम इक्वल 1 ग्राम का यदि हम mg में कन्वर्ट करके निकालेंगे तो कितना होगा 1000 mg, लेकिन आपको कितना देना है 1 mg पर टैबलेट यहाँ पर होना चाहिए। देन आफ्टर यहाँ पर ये देखिए आप पूरा है जो सॉल्व करके बताया गया है कि जो डिजायर्ड डोज है, क्या है डिजायर्ड डोज है कितना 500 mg, या फिर डोज ऑर्डर किया गया है जो कितना है 500 mg। यहाँ पर फिर आपको mg में दिया हुआ है कि कितना होना चाहिए, इट इज सप्लाइड इन टैबलेट्स ऑफ 1 ग्राम पर टैबलेट, एक टैबलेट में 1 ग्राम है जो डोज होना चाहिए। 500 mg का ऑर्डर किया गया है लेकिन एक टैबलेट में 1 mg ही होना चाहिए, तो कितनी टैबलेट आपको देनी है, तो यहाँ पर आपको निकाल के कैलकुलेट करके बताना है कि जो डोज आएगा वो कितना देंगे आप। तो जो आपका कैलकुलेट करके डोज निकल के आएगा वो होगा यहाँ पर 0.5 टैबलेट, कितना 0.5 टैबलेट देंगे आप, जिसमें आपको 1 mg पर टैबलेट के हिसाब जो कंटेंट है वो 1 mg पर टैबलेट के हिसाब से आपका सप्लाई होगा। तो यहाँ पर क्या देना है आपको, हाफ टैबलेट देनी है, दैट मीन्स 0.5 टैबलेट। नेक्स्ट वन है यहाँ पर नर्स शुड बी अवेयर दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज नेवर गिवन डायरेक्टली इंट्रावीनस एज अ सेफ्टी अलर्ट। तो एज अ नर्स आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मेडिकेशन है डायरेक्ट हमें IV रूट से नहीं देना है सेफ्टी पर्पस के लिए, कैल्शियम ग्लूकानेट, डेक्सट्रोस, लेजिक्स या फिर पोटेशियम क्लोराइड। तो कौन सी मेडिसिन है जो हमें डायरेक्ट एडमिनिस्टर नहीं करना है किसी भी पेशेंट में, वो भी IV रूट से, अदरवाइज ये क्या कर सकती है सीरियस इफेक्ट क्रिएट कर सकती है। तो वो है यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड, क्या है पोटेशियम क्लोराइड को यूज़ किया जाता है लो पोटेशियम लेवल हो जब आपकी बॉडी में उसको ट्रीट करने के लिए, जो कि एक मिनरल है। इसका काम होता है हार्ट मसल्स की जो फंक्शनिंग है उसमें हेल्प करना। लेकिन यहाँ पर जब इसको हम डायरेक्टली क्या है, इसको हमेशा क्या किया जाता है कि जो RL है या फिर 0.9% सोडियम क्लोराइड है उसके साथ डाइल्यूट करके देते हैं। इसको कभी भी डायरेक्ट हम IV और IM रूट से नहीं दे सकते हैं, अदरवाइज ये क्या करेगा सीवियर, और ये कह सकते हैं हम एडमिनिस्टर किया तो क्या होगा कार्डियक अरेस्ट आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। क्यों, क्योंकि एक तो इसको हमेशा नेवर एवर इसके लिए कभी भी ओनली पोटेशियम क्लोराइड है जो IV रूट से नहीं दिया जाता, क्योंकि ये कार्डियक मसल्स में अरेस्ट लाने का काम कर सकता है। इसको हम क्या कहेंगे कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट होने के कारण क्या होगा, एक सीवियर और हमें भी कह सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशन डेवलप होगी। इसीलिए हमेशा इसको, क्योंकि जब कोई भी हम IV रूट से मेडिसिन देंगे तो क्या होगा, इनका फास्ट तरीके से इन्फ्यूज़न होगा और ये बहुत फास्ट तरीके से एब्जॉर्ब होंगी। इसीलिए इसको हमेशा RL रिंगर लैक्टेट या फिर 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ ही दिया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटेक्टेड बाय बेनेडिक्ट टेस्ट इन अ यूरिन सैंपल। तो जब यूरिन सैंपल लिया जाता है तो बेनेडिक्ट टेस्ट में क्या चीज़ है जो हम उस यूरिन में डिटेक्ट करेंगे, प्रोटीन, पाइल सॉल्ट, ग्लूकोज या फिर कीटोन बॉडी। तो जो बेनेडिक्ट टेस्ट किया जाता है जिसमें यूरिन सैंपल लिया जाएगा तो उस यूरिन में क्या चेक किया जाएगा कि ग्लूकोज बॉडी है या नहीं, क्या है ग्लूकोज को चेक किया जाएगा कि कितना ग्लूकोज है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा ग्लूकोज। नेक्स्ट है यहाँ पर
While measuring blood pressure in upper arm, the chest piece of stethoscope is placed over which of the following arteries? तो जब आप अपर आर्म से बीपी मेजर कर रहे हो तो यहाँ पर स्टेथोस्कोप है जो आप कौन सी आर्टरी पर रखेंगे? चेस्ट पीस होगा स्टेथोस्कोप का, कौन सी आर्टरी पर रखेंगे जब आप बीपी अपर आर्म से मेजर कर रहे हैं? तो अल्नार पर, रेडियल पर, ब्रैकियल पर या फिर एक्सिलरी आर्टरी पर? किस पर आप रखकर चेक करेंगे बीपी के लिए? स्टेथोस्कोप का जो चेस्ट पीस है वो। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ब्रैकियल। किस पर? ब्रैकियल। जब हम अपर आर्म में बीपी मेजर कर रहे हैं तो जो स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस है कहाँ पर रखा जाएगा? ये तो ये रखा जाएगा ब्रैकियल आर्टरी पर। कहाँ पर? ब्रैकियल आर्टरी पर। ये यहाँ पर पार्ट दिए हुए स्टेथोस्कोप के आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ईयर पीस जो डॉक्टर्स कान में लगाए रहेंगे, ईयर ट्यूब, बाय न्यूरल स्प्रिंग जो यहाँ पर रहेंगे, ये है बेल, ट्यूबिंग पूरा, स्टेम और चेस्ट पीस। तो चेस्ट पीस आपको यदि पूछा जाएगा। और यहाँ पर दो पार्ट होते, एक होता है डायफ्राम पार्ट, दूसरा होता है बेल पार्ट। तो ये भी आपको याद रखना है, आपके स्पेशली नॉर्सेट एग्जाम में आपको आ सकता है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर फॉर व्हाट पर्पस पैराफिन बाथ इज यूज्ड? तो पैराफिन बाथ है जो किसके लिए दिया जाएगा? बर्न पेशेंट के लिए, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट के लिए, एब्डोमिनल डिस्टेंशन के लिए या फिर एडिमा के पेशेंट के लिए? तो यहाँ पर पैराफिन बाथ है जो दिया जाता है जनरली जिन पेशेंट को अर्थराइटिस हो या फिर जॉइंट्स पेन हो, जॉइंट स्टिफनेस हो, उनमें। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के आपका आंसर क्या होगा? रोमेटॉइड अर्थराइटिस। रोमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट में पैराफिन बाथ है जो यूज़ किया जाएगा। इसमें एक तरीके से जो वैक्स होता है वो आपकी पूरी बॉडी पे लगाया जाएगा, गर्म टेम्परेचर दिया जाएगा जिससे आपको अर्थराइटिस पेन से रिलीफ मिले। तो ये क्या है? पैराफिन बाथ यूज़ किया जाएगा अर्थराइटिस पेन के लिए, सोर जॉइंट्स या फिर सोर मसल्स हैं तो उनके लिए। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द एंगल ऑफ द सिरिंज एंड निडल फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। यहाँ पर एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, या तो आपको इमेज दी जाएगी कि कौन सा इंजेक्शन लगाया जा रहा है या फिर पूछा जाएगा कि कितने एंगल पर कौन सा इंजेक्शन है जो दिया जाएगा। तो यहाँ पर IM इंजेक्शन को कितने एंगल पर दिया जाएगा? ऑप्शन में है यहाँ पर 90 डिग्री, 45 डिग्री, 15 डिग्री या फिर 10 डिग्री। तो जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिए जाते हैं कैसे दिए जाते हैं? 90 डिग्री के एंगल पर। कितने पर? 90 डिग्री के एंगल पर। इंट्राडर्मल दिए जाते हैं 15 डिग्री एंगल पर। IV दिए जाते हैं 25 डिग्री एंगल पर। सबक्यूटेनियस दिए जाते हैं 45 डिग्री के एंगल पर। और जो IM होते हैं वो डायरेक्ट 90 डिग्री के एंगल पर इनको दिया जाता है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर When a drug is to be given at bedtime, which of the following coded instruction is used? तो जब कोई भी मेडिसिन बेड टाइम पर, सोने के टाइम पे दी जा रही हो तो क्या इंस्ट्रक्शन, क्या कोडेड वर्ड यूज़ किए जाएंगे? SOS, OD, HS या फिर AC? तो जो टर्म यूज़ किया जाएगा वो होगा यहाँ पर HS। क्या होगा? HS। जब कहा जा रहा है कि मेडिसिन आपको रात में सोने के टाइम पे देनी है तो क्या लिया जाएगा? HS। वंस अ डे OD कहा जाएगा। SOS मतलब जब जरूरी हो तब देना है। नेक्स्ट है यहाँ पर वेयर डज कैथेटर इंसर्टेड थ्रो फॉर लेफ्ट साइडेड कार्डियक कैथेटराइजेशन? तो यदि किसी पर्सन में लेफ्ट साइडेड कार्डियक कैथेटराइजेशन परफॉर्म किया जा रहा है तो कैथेटर को कहाँ इंसर्ट किया जाएगा? एंटीक्यूबाइटल वेन में, रेडियल वेन में, फीमोरल आर्टरी में या फिर फीमोरल वेन में? तो कहाँ पर कैथेटर को इंसर्ट किया जाएगा? जब लेफ्ट साइडेड कार्डियक कैथेटराइजेशन किया जा रहा हो तब। तो यहाँ पर कैथेटर इंसर्ट किया जाएगा कहाँ पर? फीमोरल आर्टरी में। ये देखिए यहाँ पर आपको इमेज एग्जाम में आ सकती है कि जो कार्डियक कैथेटराइजेशन हो रहा है तो यहाँ पर कैथेटर इंसर्ट किया जाएगा कहाँ से? फीमोरल आर्टरी से, जब पेशेंट को लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हुआ हो तो। नेक्स्ट है यहाँ पर द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब ब्लड इन द यूरिन। कौन सा टर्म यूज़ किया जाएगा कि यहाँ पर यूरिन में ब्लड आ रहा है? तो ग्लाइकोज यूरिया, हेमेट्यूरिया, पायूरिया या फिर एल्बुमिन यूरिया? तो टर्मिनोलॉजी यूज़ होगी वो होगी हेमेट्यूरिया। क्या होगी? हेमेट्यूरिया। ये ग्लूकोज है तो ग्लाइकोज यूरिया। हेमेट्यूरिया का मतलब है कि ब्लड आ रहा है यूरिन में, हीम वर्ड जुड़ जाता है दैट मीन्स ब्लड है। पायूरिया का मतलब पस सेल्स है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? हेमेट्यूरिया। नेक्स्ट वन है यहाँ पर Which of the following drug that cause expulsion of gas from the intestinal tract? तो कौन सी गैस है, कौन सी ड्रग है जो आपके इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से गैस को बाहर निकालने का काम करेंगी? ऑप्शन में यहाँ पर लैक्सेटिव, कैथार्टिक्स, कार्मिनेटिव्स या फिर एस्ट्रिंजेंट?
जो मेडिसिन है गैस एक्सपल्सन के लिए हेल्प करेंगी तो वो कौन सी है, वो है लैक्सेटिव्स। कौन सी है यहाँ पर, लैक्सेटिव्स। या फिर हम ये कह सकते हैं कि साइड इफेक्ट है किस गैस का, कि जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से गैस निकालने का काम कर रही है। लेकिन यदि हमें गैस रिलीफ करने के लिए कहा जाता है तो वो है कार्मिनेटिव एजेंट्स। अब यहाँ पर जो मेडिसिन स्टूल को सॉफ्ट करने का काम करती हैं तो वो है लैक्सेटिव। लेकिन जब इनका ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो ये क्या करेंगे, एज एन साइड इफेक्ट के तौर पर जो लैक्सेटिव्स क्या करते हैं, ये करेंगे गैस ब्लोटिंग को भी रिलीफ करने का भी काम करेंगे। कभी कभी स्टेटोरिया हाइपोकैलेमिया भी कॉज कर सकते हैं। लेकिन आपको एग्जाम में याद रखना है कि कैथार्टिक्स पूछें तो डिफिकेशन को एक्सेलरेट करने में हेल्प करेंगे। कार्मिनेटिव है तो ये प्रिवेंट करेंगे फॉर्मेशन ऑफ गैस को, क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ गैस को प्रिवेंट करने का काम करेंगे। एक्सपल्सन जो भी गैस बनी हुई उसको बाहर निकालने का काम करेंगे। एस्ट्रिंजेंट्स हैं जो क्या करेंगे, जो बॉडी टिश्यू हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको यदि इनमें से कोई भी एग्जाम में आता है, जनरली ये ड्रग्स के अलावा एनीमा भी पूछा जाता है, तो इनका काम वही होगा एनीमा में भी, क्योंकि यही मेडिसिन दी जाएंगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर व्हाट इज नोन एज एक्सरे स्टडी ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब की स्टडी को क्या कहा जाता है, सोनोग्राफी, कॉलीसिस्टोस्कोपी, माइलोग्राफी या फिर साल्फिंगोग्राफी। तो यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब के एक्सरे को कहा जाएगा साल्फिंगोग्राफी। क्या कहा जाएगा, साल्फिंगोग्राफी। नेक्स्ट वन व्हाट इज द कलर कोडिंग ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर। तो नाइट्रस ऑक्साइड के जो सिलेंडर है उनका कलर किस तरीके का होगा, रेड होंगे, फ्रेंच ब्लू होंगे, ब्लैक एंड विथ वाइट शोल्डर्स होंगे या फिर ब्लैक होंगे। तो यहाँ पर जो गैस है क्या है, जो सिलेंडर है, तो यहाँ पर सिलेंडर का कलर पूछा है, क्या है, कलर पूछा है कि नाइट्रस ऑक्साइड का जो सिलेंडर है वो किस कलर का होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा फ्रेंच ब्लू। कैसा होगा, फ्रेंच ब्लू। यहाँ पर एट व्हाट टाइम ब्लड सैंपल शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम द पेशेंट विथ मलेरिया। तो यदि किसी पेशेंट को मलेरिया है तो कौन से टाइम पर हमें ब्लड सैंपल लेना चाहिए। व्हेन टेम्परेचर इज नॉर्मल, मतलब जब टेम्परेचर आपका नॉर्मल हो। व्हेन फीवर इज जस्ट स्टार्टेड, या फिर आफ्टर टेकिंग द मील और एट द हाई लेवल ऑफ फीवर। तो जब मलेरिया हो किसी भी पेशेंट को, क्या हो, जब पेशेंट को मलेरिया हो तो हमें ब्लड सैंपल यदि उसका लेना है तो आप किस टाइम, जब टेम्परेचर पेशेंट का कैसा हो, नॉर्मल हो, क्या हो, आपने मेडिसिन दी हुई है हो। हमेशा जब भी पेशेंट को फीवर आता है ओनली पैरासीटामोल ही दी जाती है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट्स आती है उनके वेरिएशन को या फिर उनको क्या करेंगी, गलत तरीके से है जो रिपोर्ट नहीं आ पाएंगे यदि आपने ओनली पैरासीटामोल बस दी। तो यदि अदर मेडिकेशन दी फीवर रिलीफ करने के लिए तब रिपोर्ट्स भी रॉन्ग आ सकती हैं। तो जब पेशेंट को यदि मलेरिया है तब क्या हो जाए, फीवर थोड़ा डाउन हो जाए, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, तब हमें सैंपल को कलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर फ्रोजन डीपीटी वैक्सीन शुड बी। तो डीपीटी वैक्सीन यदि फ्रोज हो गई, जम गई है, तो क्या करना है हमें, ब्रॉट टू द रूम टेम्परेचर बिफोर यूज, डिस्कार्डेड या फिर अलाउड टू मेल्ट बिफोर यूज या फिर सेकन थ्रोली बिफोर यूज। तो डीपीटी वैक्सीन यदि जम गई है, फ्रोजन हो गई है, तो अब हमें क्या करना है, इसको डिस्कार्ड कर देना है, एडमिनिस्टर नहीं करना है। कभी भी स्पेशली डीपीटी वैक्सीन को फ्रोजन फॉर्म हो जाएगा यदि, तो हमें क्या करना है, उसको एडमिनिस्टर नहीं करना है। नेक्स्ट है यहाँ पर निडल्स, सिरिंज, स्कैल्पल्स एंड ब्लेड्स आर डिस्पोज्ड इन। तो जो निडल है, सिरिंज है, स्कैल्पल्स हैं और ब्लेड्स हैं, क्या हो गए, शार्प इंस्ट्रूमेंट हो गए। तो हमें किस में इसके लिए डिस्पोज करना है, ब्लैक बैग में, ब्लू बैग में, येलो बैग में या फिर रेड बैग में। तो जो शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनको कहाँ पर डिस्कार्ड किया जाता है, ब्लू बैग में। नेक्स्ट वन करेक्ट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द ईडीडी, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी के लिए करेक्ट मेथड कौन सी है। लास्ट डे ऑफ फर्स्ट पीरियड प्लस 280 डेज, लास्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 280 डेज, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 200 डेज या फिर फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 280 डेज प्लस 7 डेज। तो करेक्ट मेथड होती है ईडीडी को कैलकुलेट करने के लिए एलएमपी का पहला दिन, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का फर्स्ट दिन प्लस 280 डेज प्लस 7 डेज। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, डी। इससे आपका ईडीडी कैलकुलेट होके आ जाएगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर
विच पोजीशन इज यूज्ड इन लेप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन, फीमेल शुड बी प्लेस्ड इन। तो जब भी लेप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन हो रहा है, लेप्रोस्कोपी के लिए कौन सी गैस यूज़ की जाती है एब्डोमेन को इन्फ्लेट करने के लिए? तो वह कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जाम में आता है आपको। अब पोजीशन की बात हो रही है, लेप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन होना है तो वुमेन के लिए सुपाइन पोजीशन है जो दी जाएगी। यदि कोई गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर होना है, वेजाइनल प्रोसीजर होना है, तब लिथोटॉमी दी जाएगी। लेकिन यदि पेशेंट के लिए क्या होना है, लेप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन होना है तो सुपाइन पोजीशन दी जाएगी, लेफ्ट लेटरल पोजीशन दी जाएगी यदि पेशेंट को हमें एनीमा देना है तो। नेक्स्ट वन है यहाँ पर व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट सोन बिलो। तो यहाँ पर एक कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो इमेज में आपको दिख रहा है? यूरेथ्रल डायलेटर, ट्रैकियल डायलेटर, एन्यूरिज्म निडल या फिर नन ऑफ द अबव। तो मैंने आपको कुछ दिन पहले ही एन्यूरिज्म निडल और ट्रैकियल डायलेटर की इमेज बेस्ड क्वेश्चन में बताया था। यहाँ पर जो इमेज दिख रही है एक इसकी है ट्रैकियल डायलेटर की। किसकी है? ट्रैकियल डायलेटर की। यहाँ और आपको जो यूरेथ्रल डायलेटर है, एन्यूरिज्म निडल है, भी एग्जाम में आपको आ सकती हैं, तो उनकी इमेज भी आपको एक बार चेक कर लेना है। नेक्स्ट वन, व्हाट डज द फॉलोइंग ईसीजी इंडिकेट। तो यहाँ पर ईसीजी क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि ये क्या हुआ है? कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है या फिर थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक है। तो यहाँ पर ईसीजी इंडिकेट कर रही है कौन से हार्ट ब्लॉक के लिए? तो यहाँ पर ईसीजी रिप्रेजेंट कर रही है फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक को। अब यहाँ पर बहुत सारी ईसीजी इमेज दी हुई है जिससे आपको इजीली समझ में आएगा। पीआर इंटरवल, पी वेव, क्यू वेव क्या है। तो यहाँ पर फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में ईसीजी आपकी इस तरीके से रहेगी। क्या है? फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में आपको ईसीजी इस तरीके से देखने को मिलेगी। जो सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक जिसको टाइप फर्स्ट, वेंकवाच और मोविट्स फर्स्ट याद रखना है। सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक या फिर टाइप 1 मोविट्स फर्स्ट हार्ट ब्लॉक के लिए ईसीजी आपको आ सकती है, या फिर ये कहा जा सकता है टाइप फर्स्ट हार्ट ब्लॉक को क्या कहा जाएगा, या फिर टाइप फर्स्ट मोविट्स हार्ट ब्लॉक को क्या कहा जाएगा। फिर आता है सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, या फिर इसको हम टाइप सेकंड और मोविट्स सेकंड कहेंगे। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में आपकी ईसीजी इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। पी वेव और जो क्यूआरएस टी कॉम्प्लेक्स है बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर व्हाट इज दिस। तो यहाँ पर एक और इमेज है, कौन सा यहाँ पर आर्टिकल है या फिर कौन सी ट्यूब दिख रही है आपको? आईवी इन्फ्यूजन सेट है, ब्लड सेट है, आर्टेरियल लाइन है या फिर सीबीपी लाइन है। तो क्या है यहाँ पर इस इमेज में? तो ये है यहाँ पर ब्लड सेट। क्या है? ये ब्लड सेट। आर्टेरियल लाइन इस तरीके से होगी आपकी, सेंट्रल वीनस कैथेटर इस तरीके से होगा आपको। तो यहाँ पर आपको इनकी इमेज मेन है जो याद रखना है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपको इमेज बेस्ड ही आएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन आपको, ये रहा आईवी फ्लूइड इन्फ्यूजन सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द फिजिशियन इज एग्जामिनिंग द पेशेंट्स एब्डोमेन टू डायग्नोज पॉसिबल। तो यहाँ पर फिजिशियन पेशेंट के एब्डोमेन को देखिए प्रेस करके चेक कर रहा है, तो कौन सा डायग्नोसिस यहाँ पे किया जा रहा है? कुलिन साइन जो कि पैंक्रेटाइटिस में देखने को मिलेगा, अपेंडिसाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस या फिर डायबिटिकोलाइटिस। तो यहाँ पर पेशेंट में जो साइन चेक किया जा रहा है ये हो रहा है यहाँ पर अपेंडिसाइटिस का रॉप्सिंग साइन। कौन सा साइन चेक हो रहा है? अपेंडिसाइटिस का रॉप्सिंग साइन चेक किया जा रहा है। रॉप्सिंग साइन का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस डीप पाल्पेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट इलियक फोसा, एंटी क्लॉकवाइज वे में कोलोन के यहाँ पर लेफ्ट इलियक फोसा के यहाँ पर कंटिन्यूअस डीप पाल्पेशन किया जाएगा। जब आप राइट इलियक फोसा को प्रेस करेंगे तो आपको पेन होगा लेफ्ट साइड में। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा रॉप्सिंग साइन। क्लासिकल साइन है अपेंडिसाइटिस का। एग्जाम में आपको क्वेश्चन है जो आ सकता है, रॉप्सिंग साइन किसका क्लासिकल फीचर है? तो ये अपेंडिसाइटिस का। डॉक्टर यहाँ पर जो रॉप्सिंग साइन है इसी को चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पर कि जब आपने लेफ्ट इलियक फोसा को प्रेस किया डीप पाल्पेशन के थ्रू तो पेन होगा आपको राइट साइड। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आइडेंटिफाई द सिंबल सोन इन दिस फोटोग्राफ। यहाँ पर एक इमेज में आपको सिंबल दिख रहा है ग्रीन कलर का, है क्या? रिसाइक्लेबल वेस्ट है, ई वेस्ट है, बायोहैजार्ड वेस्ट है या फिर फूड वेस्ट है। तो ग्रीन कलर क्या रिप्रेजेंट करता है? ये करेगा रिसाइक्लेबल वेस्ट के लिए। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द टेस्ट डन इन द पिक्चर इज टू टेस्ट द पेटेंसी ऑफ। तो किसकी पेटेंसी यहाँ पे चेक की जा रही है? अल्नार आर्टरी की, रेडियल आर्टरी की, अल्नार वेन की या फिर रेडियल वेन की।
तो यहाँ पर जो टेस्ट किया जा रहा है तो किसकी पेटेंसी चेक हो रही है, यहाँ पर ये चेक किया जा रहा है यहाँ पर रेडियल आर्टरी की 2 फिंगर्स यूज़ करके। नेक्स्ट है यहाँ पर आइडेंटिफाई द स्ट्रिप शोन इन दिस फोटोग्राफ। यहाँ पर इमेज में आपको जो दिख रहा है क्या है, कौन सी यहाँ पर मेडिसिन है, कंबाइंड OCP है, आयरन फॉलिक एसिड की टेबलेट है, डॉट्स है या फिर मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट रेजिमेन की किट है यहाँ पर है, ये है क्या, तो ये दिख रहा है यहाँ पर आपको कंबाइंड OCP जिसमें 21 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स रहेंगी और 7 आयरन फॉलिक एसिड की टेबलेट्स होती हैं। तो यहाँ पर वही स्ट्रिप आपको दिख रही है। नेक्स्ट है यहाँ पर कट सेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर सोन इन दिस फोटोग्राफ कंटेंट्स। तो यहाँ पर एक स्क्वायर बना हुआ है, तो ये बताइए कि क्या प्रेजेंट कर रहा है कि इसमें कितने आइटम्स कंटेन होंगे। 1 आर्टरी 2 वेन, 2 आर्टरी 2 वेन्स, 2 आर्टरी 1 वेन या फिर 1 आर्टरी 1 वेन। तो यहाँ पर इस इमेज में जो बेबी लेटा हुआ है दिख रही अम्बलाइकल कॉर्ड। अब अम्बलाइकल कॉर्ड का पूछा है कितनी आर्टरी कितनी वेन है, तो यहाँ पर 2 आर्टरी 1 वेन रहेगा। आर्टरी करेंगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई और वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करेगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच इंजेक्शन टेक्निक सोन इन फिगर इज यूज्ड टू एडमिनिस्टर। तो यहाँ पर कौन सी वैक्सीन एडमिनिस्टर की जा रही है, BCG, मीजल्स, हेपेटाइटिस बी या फिर जैपनीज इंसेफ्लाइटिस। तो यहाँ पर कौन सी वैक्सीन है जो एडमिनिस्टर की जा रही है, तो यहाँ पर जो रूट दिखाया जा रहा है, कौन सा रूट दिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है इंट्राडर्मल रूट। कौन सा इंट्राडर्मल रूट है जो दिखाया जा रहा है, इंट्राडर्मल ओनली एक वैक्सीन दी जाती है तो वो है BCG वैक्सीन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर व्हाट ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मॉनिटर्ड यूजिंग दिस टेप। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है साकिर टेप। अब साकिर टेप का यूज़ किसको मेजर करने में किया जाता है, न्यूट्रिशनल स्टेटस के लिए, स्कल ग्रोथ के लिए, एसाइटिस के लिए या फिर हाइट के लिए। तो यहाँ पर जो साकिर टेप है क्या है, साकिर टेप है, इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है। साकिर टेप का आपको एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो पूछा जाएगा कि ये है क्या, तो ये साकिर टेप। इसका यूज़ किया जाता है किसके लिए, MUAC चेक करने के लिए, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस के लिए, जो कि एक एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट है और ये क्या है, न्यूट्रिशनल स्टेटस को असेस करने के लिए। ग्रीन बैंड तक यदि MUAC आता है दैट मीन्स बच्चा हेल्दी है, येलो आता है तो माइल्ड टू मॉडरेट उसको न्यूट्रिशन की कमी है, और रेड आता है दैट मीन्स बच्चा क्या है, सीवियरली अंडर नरिश्ड है। नेक्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ लंग कैंसर। तो लंग कैंसर के कॉमन सिम्टम क्या हैं, कफ और चेंज इन अ क्रॉनिक कफ, वीजिंग साउंड ऑन इंस्पिरेशन, फॉर्मी ब्लड टिंग्ड स्पुटम या फिर डिस्निया ऑन एक्सर्शन। एक्सर्शन का मतलब है ज़्यादा आपने कुछ काम किया तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होना। तो यहाँ पर लंग कैंसर का जो साइन है वो क्या है, कफ है, खांसी आना, और जो धीरे धीरे क्या हो जाए, क्रॉनिक कफ में बदल जाए, मतलब लंबे टाइम से आपको खांसी आ रही हो, वो लंग कैंसर का साइन है जो हो सकता है। नेक्स्ट वन रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर इंक्लूड। तो ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस किसको सबसे ज़्यादा होंगे, यंग एज एट मेनोपॉज, यंग एज एट फर्स्ट बर्थ या फिर यंग एज एट मिनार्ची। मतलब बहुत जल्दी पीरियड्स आना या फिर बहुत जल्दी पहले बच्चे को जन्म देना या फिर बहुत ही फास्ट तरीके यंग एज में ही आपके पीरियड्स स्टॉप हो जाना। किस में सबसे ज़्यादा रिस्क होंगे, तो वो होंगे मिनार्ची में। यदि जो एज दी हुई है बिफोर प्यूबर्टी के यदि आपके क्या आते हैं, पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, मिनार्ची जो फर्स्ट पीरियड है वो आते हैं, ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट वन A client is entered with a burn injury to both of his upper extremities. What is the total body surface area affected for this patient according to rule of 9? तो रूल ऑफ 9 यूज़ किया जाता है बर्न पेशेंट में कि बॉडी का कितना एरिया बर्न हुआ है परसेंटेज में। तो यहाँ पर कितने परसेंट, यदि अपर एक्सट्रीमिटी दोनों अपर एक्सट्रीमिटी बर्न हो गई हैं तो कितना परसेंट यहाँ पर TBS से बताया जाएगा, 9%, 18%, 36% या फिर 27%। तो रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग बोथ अपर एक्सट्रीमिटी बर्न हुई है तो 18%। कितना, अपर एक्सट्रीमिटी दोनों हाथ जले हुए हैं तो कितना, 18%। अब यहाँ पे देखिए यदि लेग के लिए यही चीज़ कही जाती कि बोथ लेग या फिर लोअर एक्सट्रीमिटी बर्न हुई है तब हम कहते 36%। याद रखना है कि यदि हाथों का कहा दोनों हाथों के लिए तो कितना है 18%, 9 वन हैंड का 9 दूसरे का 9।
लेकिन यदि लोअर लिम्ब कहते तब हम कहते 36% टोटल बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग। यदि नेक कहा जाता तब होगा 1%, पेरिनियम एरिया कहेंगे तो 1% रहेगा आपका। और यहाँ पर आर्म मतलब हाथ कहेंगे तो एक हाथ के लिए 9%, दूसरे के लिए 9%, हेड का 9% होगा, नेक का 1% और पेरिनियम एरिया का 1%। लेग के लिए 18 + 18 मतलब एक एक पैर के लिए 18%। एंटीरियर ट्रंक बर्न हुआ है, नेक से लेके लोअर लिम्ब के यहाँ तक जो पार्ट है एब्डोमिनल पार्ट, तो उसको 18%, पोस्टीरियर है तो 18%। बच्चों में लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना है, बच्चों के लिए थोड़ा सा ये TBS से अलग होता है कि जो हेड है इसके लिए 18% कहा जाएगा और जो आर्म है इनको भी 9, लेकिन लेग के लिए 14% रहेगा, बाकी सभी चीज़ें सेम होंगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द IV फ्लूइड ऑफ चॉइस इन अ पेशेंट विद सीवियर डिहाइड्रेशन। तो यदि पेशेंट को सीवियर डिहाइड्रेशन है तो कौन सा IV फ्लूइड देंगे हम? 5% डेक्सट्रोज, DNS, IV एल्ब्यूमिन या फिर रिंगर लैक्टेट। पर्सन यदि सीवियर डिहाइड्रेट है तो उसको क्या देंगे? रिंगर लैक्टेट। नेक्स्ट वन द मेन फंक्शन ऑफ किडनी। क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ किडनी, मेन फंक्शन क्या होता है किडनी का? एलिमिनेट द ऑक्सीजन, रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस एंड रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स या फिर मेटाबोलाइज द विटामिन्स और एलिमिनेट द CO2। तो किडनी का मेन फंक्शन होगा कि आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस को रेगुलेट करना, साथ ही साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव करना। नेक्स्ट वन है यहाँ पर कनेक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स आर नोन एज। तो आर्टरी और वेन के बीच का जो कनेक्शन है वो क्या कहलाएगा? कैपिलरीज, आर्ट्रियोल्स, वेन्यूल्स या फिर लिम्फ। तो क्या कहलाएगा? तो आर्टरी और जो वेन के बीच का कनेक्शन है क्या कहलाएगा? कहलाएगा कैपिलरीज। क्या कहलाएगा? कैपिलरीज। नेक्स्ट वन है यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ स्किन इन अ डिहाइड्रेटेड पेशेंट इंक्लूड। तो यदि पर्सन डिहाइड्रेट है, बॉडी में फ्लूइड की कमी है, तो क्या साइन उसकी स्किन दिखाएगी? वार्म एंड ड्राई होगी, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी होगी, पिगमेंटेड स्किन होगी या फिर बोथ एंड भी होगी। तो यदि पर्सन क्या है? डिहाइड्रेट है, तो उसकी स्किन कैसी होगी? वार्म होगी, ड्राई होगी, गर्म होगी, ड्राइनेस भी दिखेगी और इलास्टिसिटी है जो पर्सन की स्किन में बहुत ही ज़्यादा कम होगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर अर्लीस्ट साइन ऑफ ग्लूकोमा। ग्लूकोमा का अर्लीस्ट साइन क्या है? डबल विजन, हालोस अराउंड लाइट्स, ब्लड विजन या फिर हेडेक। तो ग्लूकोमा में क्या होगा? ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है, फिर इसमें ओपन एंगल, क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा रहेगा। तो ग्लूकोमा का जो फर्स्ट साइन होता है वो होगा हालोस अराउंड द लाइट्स। क्या होगा? पर्सन के लिए जो लाइट के चारों तरफ का एरिया है वो अलग टाइप का दिखाई देगा, इसको क्या कहा गया? हैलोस अराउंड द लाइट्स। नेक्स्ट वन मेथड ऑफ चॉइस टू रिमूव द ईयरवैक्स इज। तो कानों में यदि क्या है? ईयरवैक्स जम गया है, सेरुमेन वैक्स जिसको हम कहेंगे, तो उसको आप कैसे निकालेंगे? मिनरल ऑयल डाल के कान में, कॉटन स्वैब एप्लीकेटर से, वार्म नॉर्मल सलाइन इरिगेशन से या फिर ऑटोस्कोप से। तो यदि कान में ईयरवैक्स जम गया है, सेरुमेन वैक्स जिसको हम कहेंगे, तो उसको हम कैसे रिमूव करेंगे? वार्म नॉर्मल सलाइन इरिगेशन से। आपको कान में ना तो मिनरल ऑयल डालना है ना ही कॉटन स्वैब एप्लीकेटर से, अदरवाइज यही कान में रह गए तो प्रॉब्लम है जो और ज़्यादा बढ़ सकती है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ अकरिंग पेप्टिक अल्सर इन स्टमक। ऑटोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कान में विजुलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है, ऑटोस्कोप। क्वेश्चन है नेक्स्ट 44 द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ अकरिंग पेप्टिक अल्सर इन स्टमक। तो स्टमक में पेप्टिक अल्सर के लिए मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है? पेप्टिक अल्सर का जो मेन कारण है वो क्या होता है? वो होता है H. पाइलोरी। क्या होता है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। अब इसके लिए साइट क्या है स्टमक में? पाइलोरिक पोर्शन, कार्डियक पोर्शन, ईसोफेगल जंक्शन या फिर बॉडी ऑफ द स्टमक। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा पाइलोरिक पोर्शन। पाइलोरिक पोर्शन में सबसे ज़्यादा हैं जो पेप्टिक अल्सर होने के चांस हैं जो रहेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? पाइलोरिक पोर्शन। नेक्स्ट वन मिस्टर हरी वॉज कंप्लेनिंग अबाउट द पेन एट हिज राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन विच रिफर्स टू अ रीजन ऑफ। तो ये देखिए राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के लिए कौन सा रीजन है जो कहा जाएगा? हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन या फिर अपर लिम्ब। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन
जो हमने यहाँ पर क्वाड्रेंट्स पढ़े हैं तो वो उसी में आएंगे। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक में हो रहा है, मतलब कौन सा रीजन है, ये है एब्डोमिनल रीजन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर पर्पस ऑफ ट्रैक्शन इंक्लूड। तो ट्रैक्शन में क्या किया जाता है, कुछ वेट यूज़ किया जाता है। तो पर्पस क्या है ट्रैक्शन का, यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर, इट हेल्प्स टू रिड्यूस मसल स्पाज्म एंड कॉन्ट्रैक्चर, हेल्प्स इन इंटरनल रिडक्शन, या फिर बोथ ए एंड बी। तो ट्रैक्शन में वेट यूज़ किया जाता है, तो फ्रैक्चर ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाएगा। मसल स्पाज्म और कॉन्ट्रैक्चर को प्रिवेंट करने के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर एबनॉर्मल हार्डनिंग ऑफ बोन एंड एन एलिवेशन इन बोन डेंसिटी इज नोन एज। तो बोन्स में क्या हो रही है, हार्डनिंग हो रही है, बोन्स की डेंसिटी भी बढ़ रही है। तो ये क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपेट्रोसिस है, ऑस्टियोमलेशिया है, फिर अर्थराइटिस वुड है। क्या टर्म यूज़ किया जाएगा, हार्डनिंग हो रही है, बोन्स की बोन डेंसिटी बढ़ रही है, तो ये क्या है, ऑस्टियोपेट्रोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में बोन डेंसिटी कम होगी ना कि बढ़ेगी, यदि आपको डाउट हो तो। ऑस्टियोमलेशिया होगा विटामिन डी की कमी के कारण। तो यहाँ पर बोन डेंसिटी का बढ़ना, बोन की हार्डनिंग होना, एबनॉर्मल हार्डनिंग होना, ये क्या है, ऑस्टियोपेट्रोसिस। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरेपी पेशेंट डेवलप्स वीजिंग एंड हर स्किन बिकम्स फ्लश्ड विथ हाइप्स, दीज आर द। तो कौन सा साइन है यहाँ पर, जो पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पर पेशेंट को क्या हो रही है, वीजिंग हो रही है, सांस ले रहा है तो सीटी जैसे बज रही है, स्किन फ्लश्ड हो रही है, तो ये क्या है, हिमोलाइटिक रिएक्शन है, एलर्जिक रिएक्शन है, ट्रांसफ्यूजनल रिएक्शन है, या फिर थ्रोम्बोटिक क्राइसिस है। तो ये क्या हो रहा है पेशेंट को, तो ये हो रहा है हीमोलाइटिक रिएक्शन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद जो रिएक्शन हो रहा है क्या, हीमोलाइटिक रिएक्शन। पेशेंट को वीजिंग हो रही है, फ्लश्ड आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, स्वेटी हो रहा है, तो क्या है, हीमोलाइटिक रिएक्शन। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन वाइल ट्रीटिंग अ लेसरेशन। तो यदि किसी को लेसरेशन हुआ है, छिली हुई स्किन है, तो आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे, मॉनिटर द ब्लड प्रेशर, एलिवेट द बॉडी पार्ट्स, अप्लाई प्रेशर ड्रेसिंग एंड हीट, अप्लाई प्रेशर ड्रेसिंग एंड आइस पैक्स। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा डी। क्या करना है, आइस पैक लगाना है, और प्रेशर जो ड्रेसिंग है वो प्रेशर के साथ करनी है, आइस पैक लगाना है, जिससे पेशेंट को पेन में रिलीफ मिले। नेक्स्ट वन, अ पर्सन सीइंग अ रोप टेक्स टू बी स्नैक, दिस कंडीशन इज कॉल्ड। तो रस्सी देख के सांप समझना क्या कहलाएगा, डीपर्सनलाइजेशन, हेल्यूसिनेशन, डिल्यूजन, या फिर इल्यूजन। अब जो तीनों टर्म है, हेल्यूसिनेशन, डिल्यूजन, इल्यूजन, इन तीनों में लोग कंफ्यूज होंगे। तो यहाँ पर रस्सी है, क्या है, ऑब्जेक्ट है वहाँ पर, लेकिन उसको वो सांप समझ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इल्यूजन। क्या कहलाएगा, इल्यूजन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर हिप्नोटिक ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीट। तो जितने भी हिप्नोटिक्स ड्रग होती हैं किसको ट्रीट करने के लिए दी जाएंगी, साइकोसिस को, स्लीप डिसऑर्डर को, नार्कोलेप्सी को, या फिर पार्किंसन डिसऑर्डर को। तो हिप्नोटिक्स ड्रग्स दी जाती हैं जिन पेशेंट को स्लीप डिसऑर्डर और नींद की प्रॉब्लम हो, उनके लिए दी जाती हैं। नेक्स्ट वन, फॉल्स सेंसरी परसेप्शन विथ नो बेसिस इन रियलिटी आर नोन एज। तो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा कि रस्सी देख के सांप समझा तो वो इल्यूजन हो गया, लेकिन यहाँ पर फॉल्स सेंसरी परसेप्शन, कुछ है ही नहीं रियलिटी में, लेकिन उसको समझ रहा है कि ये चीज़ है, तो क्या है, हेल्यूसिनेशन है, डिल्यूजन है, लूज एसोसिएशन, या फिर न्यूरोलॉजिज्म है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हेल्यूसिनेशन, क्योंकि रियल में कुछ है ही नहीं, लेकिन उसको लगता है कि ये चीज़ है, तो क्या हो गया, हेल्यूसिनेशन। न्यूरोलॉजिज्म का मतलब होगा कि कुछ नए वर्ड्स बनाना। नेक्स्ट वन है यहाँ पर मैनिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो मैनिया का मतलब यहाँ पर क्या है, पैरानॉइड डिल्यूजन है, हाई सेल्फ स्टीम है, लॉस ऑफ इंसाइट है, फिर लॉस ऑफ ओरिएंटेशन है। तो लॉस ऑफ ओरिएंटेशन, लॉस ऑफ इंसाइट एक इसमें जाता है सीजोफ्रेनिया के पेशेंट में, लेकिन मैनिया में क्या होगा, हाई सेल्फ स्टीम आपको देखने के लिए मिलेगी। क्या होगा, हाई सेल्फ स्टीम है जो देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर ड्यूरिंग द असेसमेंट स्टेज अ क्लाइंट विथ सीजोफ्रेनिया लीव्स हिज आर्म इन द एयर आफ्टर द नर्स हैज टेकन हिज ब्लड प्रेशर, हिज एक्शन शोज एन एविडेंस ऑफ। तो यहाँ पर किसी पर्सन को सीजोफ्रेनिया है, आप उसका बीपी चेक करने गए तो वो अपना आर्म है जो क्या कर लेगा, हवा में घुमाएगा, आपको बीपी चेक करने नहीं देगा। तो ये कौन सा एविडेंस है, सोमेटिक डिल्यूजन है, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी है, न्यूरोलॉजिज्म है, या फिर न्यूलास्टिक डिल्यूजन है।
पर्सन यहाँ पर क्या शो कर रहा है, तो ये यहाँ पर वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, क्या है, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, कि आप उसका बीपी चेक करने आए लेकिन अपने उसने हाथ है जो ऊपर को कर लिया, मतलब कर लिया, तो ये क्या हो गया वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट वन, बॉटल फैट बेबीज आर मोर प्रोन दैन ब्रेस्ट फीड बेबी। जो बॉटल फीडिंग बेबी होते हैं और जो ब्रेस्ट फीडिंग बेबी होते हैं, तो बॉटल फीडिंग बेबी में क्या है जो होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे ब्रेस्ट फीडिंग बेबी के। तो जो बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं उनमें डायरिया इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं एज कम्पेयर टू बॉटल फीड के। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, द नर्स इज अवेयर दैट द मोस्ट कॉमन असेसमेंट फाइंडिंग इन अ चाइल्ड विथ अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो यदि बच्चे को अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो क्या फाइंडिंग आपको देखने को मिलेंगी, इंटेंस एब्डोमिनल क्रैम्प, प्रोफ्यूज डायरिया, एनल फिशर्स या फिर एब्डोमिनल डिस्टेंशन। तो यदि किसी बच्चे को अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो क्या साइन आप देखेंगे, तो वो होगा प्रोफ्यूज डायरिया। क्या होगा, क्लासिकल साइन है अल्सरेटिव कोलाइटिस का प्रोफ्यूज डायरिया। नेक्स्ट वन, एमएमआर मीन्स, तो एमएमआर का मतलब होगा मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। क्या होगा, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, एक्सपेक्टेड वेट ऑफ 1 year old चाइल्ड व्हेन द बर्थ वेट इज 3.5 kg। तो यदि एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चे का वजन 3.5 किलो है तो 1 साल की एज में कितना हो जाएगा, तो 1 साल में होगा ट्रिपल, कितना, 3 गुना, डबल होगा 5 to 6 मंथ में, ट्रिपल होगा 1 साल में। अब 3.5 किलो वेट है तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 10.5 kg, क्योंकि ये 3 गुना होगा 1 साल में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर अमंग दी फॉलोइंग। तो इनमें से इनकरेक्ट पेयर आप पहचानिए कौन सा है, बीसीजी टीबी इंट्राडर्मल, डीपीटी पर्ट्यूसिस सबक्यूटेनियस, एमएमआर रूबेला सबक्यूटेनियस या फिर ओपीवी और पोलियो ओरल। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा बी, क्योंकि ये दी जाती है इंट्रामस्कुलर ना कि सबक्यूटेनियस। तो यहाँ पर डीपीटी पर्ट्यूसिस के लिए तो दी जाती लेकिन आईएम दी जाएगी ये, ना कि सबक्यूटेनियस। नेक्स्ट वन, विच इज़ द बेस्ट सॉलिड फूड दैट कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वीनिंग। तो वीनिंग के लिए बेस्ट फूड क्या होगा, वीनिंग का मतलब होगा बच्चे को आफ्टर 6 मंथ की एज के बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीड या फिर कुछ सॉलिड इंट्रोड्यूस कराना। तो क्या होगा बेस्ट, बच्चों में फ्रूट्स होगा, वेजिटेबल्स होगा, एग वाइट हो गया, फिर राइस सीरियल्स होगा। तो क्या होगा, फ्रूट्स, जो बच्चे इजीली डाइजेस्ट भी कर लेंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच बेबीज आर एट हाई रिस्क टू हैव हाइपोथर्मिया। तो कौन से बच्चों को हाइपोथर्मिया होने का रिस्क सबसे ज़्यादा होगा, बेबी विथ एनी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी, लो बर्थ वेट बेबीज, हेल्थी बेबी या फिर 1 year old चाइल्ड। तो हाइपोथर्मिया होगा उन बच्चों में जिनमें फैट ही नहीं होगा बॉडी पे ज़्यादा, वो बच्चे कौन से होंगे, लो बर्थ वेट बेबीज। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कॉमन इन प्रेग्नेंट क्लाइंट्स इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो क्लाइंट सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में है तो कौन सा जो कॉमन कंडीशन है देखने को मिलेगी, मास्टाइटिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, फिजियोलॉजिकल एनीमिया या फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो लेडी को डेवलप होने के चांसेस होंगे प्रेगनेंसी में वो होगा फिजियोलॉजिकल एनीमिया। WHO के अकॉर्डिंग क्या है, जब हीमोग्लोबिन लेवल प्रेगनेंसी में बिलो 11 चला जाता है तब एनीमिया कंसीडर किया जाएगा प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, द डाइट दैट इज अप्रोप्रिएट इन नॉर्मल प्रेगनेंसी शुड बी हाई इन। तो प्रेगनेंसी में कौन सी डाइट है जो लेना चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा क्या हो, कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन होना चाहिए, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स होना चाहिए, फैट्स एंड मिनरल्स होना चाहिए, फिर प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन होना चाहिए। प्रेगनेंसी में जो डाइट ली जाती है उसमें प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन है जो प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, प्लेसेंटा इज द ऑर्गन दैट प्रोवाइड्स एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स बिटवीन मदर एंड फीटस, दिस टू डेवलप बाय। तो प्लेसेंटा एक ऑर्गन है, टेम्पररी ऑर्गन है जो कि माँ और बच्चे के बीच में कनेक्शन रखता है, जो कि न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल को क्या करेगा, माँ और बच्चे के बीच में एक्सचेंज करने का काम करेगा। तो ये कब डेवलप हो जाता है, तो ये होता है फर्स्ट मंथ में ही। कब हो जाता है, फर्स्ट मंथ में ही ये डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो कौन सी ग्लैंड मेंस्ट्रुअल साइकिल को इनिशिएट करने का काम करेगी, ओवरी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर हाइपोथैलेमस। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए कौन सी ग्लैंड इनिशिएट करती है, तो वो है हाइपोथैलेमस। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आया है, स्पेशली CHO एग्जाम में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर,
एंड द बेस्ट टाइम टू अचीव द प्रेगनेंसी, कंसीव करने का बेस्ट टाइम क्या होगा? मिडवे बिटवीन द पीरियड्स, इमीडिएटली आफ्टर मेंसेस एंड, मतलब कि जब पीरियड्स ख़त्म हुए उसके एंड में, 14 डेज बिफोर द नेक्स्ट पीरियड इज एक्सपेक्टेड, 14 डेज आफ्टर द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट पीरियड। कौन सा टाइम बेस्ट होगा प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए? तो वो होगा आपका 14 डेज बिफोर द नेक्स्ट पीरियड इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि ओवुलेशन है जो इसी टाइम पे होगा, और ओवुलेशन के टाइम पर ही क्या होगा, एग रिलीज होगा। तो ये क्या होगा, बेस्ट टाइम होगा प्रेगनेंसी को अचीव करने का और कंसीव करने का। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अबॉर्शन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो पहले ट्राइमेस्टर में, मतलब शुरू के 3 महीने में कौन सा कॉज है अबॉर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, ट्रॉमा, मैटरनल डिसीज, या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो क्या होगा कॉमनली? तो जो अबॉर्शन के लिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कॉमन रीजन है वो क्या है? क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। नेक्स्ट वन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नीड टू बी स्टार्टेड ऑन। तो जो OCP पिल्स हैं कब से स्टार्ट करना चाहिए? फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, थर्ड डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, फिफ्थ डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, या फिर 7th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो जो OCP पिल्स हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, कब से स्टार्ट करना चाहिए? फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन से। कब से? पहले दिन से, मेंस्ट्रुएशन के पहले दिन से ही। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग कैन नॉट बी गिवन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में एक सिंगल ऐसी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो नहीं दे सकते, वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्योंकि ये क्या करेगी, टेरेटोजेनिक इफेक्ट क्रिएट करेगी, किसको? बेबी के लिए। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द नर्स इज प्रोवाइडिंग अ टीचिंग सेशन टू अ क्लाइंट हु हैव अल्सरेटिव कोलाइटिस। द नर्स विल इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट फॉर विच डाइट। अभी हमने पढ़ा अल्सरेटिव कोलाइटिस का क्लासिकल साइन। अब है अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट है तो कौन सी डाइट आप उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे? कार्बोहाइड्रेट कंसिस्टेंट डाइट, हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट, हाई कैल्शियम हाई पोटेशियम डाइट, या फिर लो रेसिड्यू लो फाइबर डाइट। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगी लो रेसिड्यू और लो फाइबर डाइट। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट को अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट को डायरिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसी डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या देंगे? फाइबर डाइट है जो कम करने के लिए कहेंगे, क्योंकि हाई फाइबर डाइट क्या करेगा, डायरिया को और ज़्यादा कॉज करेगा। इसीलिए पेशेंट में क्या कहा जाएगा, लो फाइबर डाइट एंड लो रेसिडुअल डाइट है जो आपको लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पेशेंट कंप्लेन ऑफ पेन एंड हैज़ रेडनेस विथ स्वेलिंग एट द साइट ऑफ IV, द नर्स मस्ट डू। तो पेशेंट को जब आप क्या कर रहे हैं, IV के थ्रू कोई भी मेडिसिन या कुछ भी दे रहे हैं, तो जो IV साइट है वहाँ पर रेडनेस हो रही है, पेन हो रही है, तो आप क्या करेंगे? स्टॉप इन्फ्यूजन एंड रिमूव द IV कैन्युला, स्टार्ट नेजल ऑक्सीजन, चेंज IV ट्यूबिंग एंड द सॉल्यूशन, अप्लाई वार्म मॉइस्ट पैक टू द रेडेंट एरिया। तो IV साइट यदि रेड है, स्वेलिंग आ रही है, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि आप उस कैन्युला को ही रिमूव कर दें। इन्फ्यूजन को स्टॉप करना है और कैन्युला को रिमूव करना है। नेक्स्ट है यहाँ पर फिजिशियन ऑर्डर्ड ओरल एज वेल एज नेजल सक्शन टू अ क्लाइंट, यू विल डू सक्शन फर्स्ट इन। तो आप सबसे पहले सक्शनिंग कहाँ पे करेंगे? यदि फिजिशियन ने कहा ओरल और नेजल सक्शनिंग करना है पेशेंट की, तो फर्स्ट सक्शनिंग कहाँ पर करेंगे आप? सबसे पहले आप सक्शनिंग करेंगे कहाँ से? माउथ से, क्योंकि एस्पिरेशन से प्रिवेंट करना है। अदरवाइज जो म्यूकस जो सीक्रेशन आ रहा है पेशेंट उसको एस्पिरेट कर जाएगा। सबसे पहले आप कहाँ पे सक्शनिंग करेंगे? माउथ में, देन आफ्टर द नोज में। नेक्स्ट वन इज यू आर इरीगेटिंग आर ड्रेनिंग वुंड विथ स्टेराइल सलाइन सॉल्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोसीजर टू फॉलो। तो यदि आप क्या कर रहे हैं, ड्रेनिंग वुंड को इरीगेट करने का काम कर रहे हैं स्टेराइल सॉल्यूशन से, तो आप क्या करेंगे? तो आपका जो यहाँ पर आंसर आएगा वो क्या होगा? वो होगा वॉश एंड वियर क्लीन ग्लव्स, रिमूव सॉइल ड्रेसिंग, रिमूव ग्लव्स, वॉश एंड वियर स्टेराइल ग्लव्स एंड प्रिपेयर द स्टेराइल फील्ड। तो यहाँ पर आपको सीक्वेंस वाइज है जो याद रखना है कि सबसे पहले हाथ धोना है, ग्लव्स पहनना है, क्लीन ग्लव्स, सॉइल ड्रेसिंग उसको अलग करना है, फिर जो आपके ग्लव्स भी क्योंकि इन्फेक्टेड हो गए तो उन ग्लव्स को रिमूव करके फिर से हाथ धोना है, फिर स्टेराइल ग्लव्स पहनना है और जो स्टेराइल फील्ड है उसको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट वन, अ चाइल्ड इज टू रिसीव डेक्सामेथासोन डेक्सामेथासोन intravenously at the ordered dose of 7.6 mg
ड्रग कंसंट्रेशन इन द वायल इज 4 mg/ml, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट वुड द नर्स एडमिनिस्टर। तो यहाँ पर भी ड्रग कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करके जब निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.9 ml। नेक्स्ट है यहाँ पर ये भी आपका ड्रग कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी जो बच्चा है उसको 500 ml जो क्या करना है, रिसीव करना है 12 आवर में वाया ट्यूबिंग। 16 ड्रॉप्स पर ml, माइक्रो ड्रॉप्स कितना है 60 ड्रॉप्स पर ml है। तो यहाँ पर कितने रेट से आपको सॉल्यूशन को इन्फ्यूज़ करना है, तो वो आएगा यहाँ पर 42 ड्रॉप्स पर मिनट, 42 ड्रॉप पर मिनट में हमें क्या करना है, इन्फ्यूज़ करना है। 500 ml सॉल्यूशन आपको दिया गया है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर a clinic nurse prepares to administer an MMR, measles, mumps, rubella vaccine to a 5-year-old. The nurse administered this vaccine. That means यहाँ पे क्वेश्चन है कि MMR वैक्सीन एडमिनिस्टर करना है तो कौन सी साइट पे कौन से रूट से आप एडमिनिस्टर करेंगे। IM in anterior lateral aspect of the thigh, IM in deltoid muscle, subcutaneously in the outer aspect of the upper arm या फिर subcutaneously in the gluteal muscles। तो यहाँ पर MMR वैक्सीन हमेशा एडमिनिस्टर की जाती है सबक्यूटेनियस रूट से। वो कहाँ पर, 5 साल का बच्चा है तो आउटर एस्पेक्ट ऑफ द अपर आर्म में आप इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, अ क्लाइंट कम्स टू द क्लिनिक विथ अ ब्लीडिंग नोज, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन टू द क्लाइंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो नोज ब्लीडिंग हो रही है, एपिस्टैक्सिस का पेशेंट है, तो एज अ नर्स आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी। तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया था जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 25% क्वेश्चन आपको क्लिनिकल नॉलेज से आने हैं। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन है कि मेडिकेशन एडमिनिस्टर करना, कितना डोज दे दिया आपको, डिजायर्ड डोज दिया है, अब कितना एडमिनिस्टर करना है, कितनी रेट से करना है, ये सब आपका प्रैक्टिकल बेस में आएगा। यहाँ पर जो ब्लीडिंग नोज का पेशेंट है तो भी आपके क्लिनिकल में आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पेशेंट को सिट अप विथ योर हेड टिल्ट फॉरवर्ड, ग्रास्प द सॉफ्ट पार्ट योर नोज फर्मली बिटवीन योर थंब एंड 4 फिंगर। तो यहाँ पर आपको पेशेंट के लिए इस तरीके से क्या करना है, नोज ब्लीडिंग को स्टॉप करवाना है। नेक्स्ट वन, द सीक्वेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन इन एनेस्थीसिया फॉर ECT। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और एक क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट में भी रखा जाएगा आपके लिए कि ECT के लिए, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के लिए एनेस्थीसिया दिया जाता है तो सीक्वेंस क्या होगा मेडिसिन का। ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने है, एट्रोपिन, थायोपेंटेन, मेथोहेक्सिटोल, देन आफ्टर सक्सिनाइल कोलिन। सेकंड ऑप्शन है सक्सिनाइल कोलिन, एट्रोपिन, थायोपेंटेन और मेथोहेक्सिटोल, फिर ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पर आपको इन 2 हार्मोन्स बस में है जो आपको अपना मार्क टिक करना था, आंसर वो था प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। मिल्क सीक्रेशन वाला हार्मोन कहा है आपको, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा प्रोलैक्टिन। यदि मिल्क का इजेक्शन सीक्रेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है कि आफ्टर पार्चुरेशन के बाद कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा मिल्क सीक्रेशन के लिए, तो होगा प्रोलैक्टिन हार्मोन। नेक्स्ट था आपको क्वेश्चन, अ बेबी इज एंटर्ड इनटू द हॉस्पिटल विद अ हिस्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग आफ्टर ईच फीडिंग। ऑन एग्जामिनेशन इट इज फाउंड दैट द पाइलोरिक स्पिंचर इज थिकेंड एंड डज नॉट ओपन रेडिली बिकॉज ऑफ द बेबीज लॉस ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज ब्लड प्रोबेबली इंडिकेट्स। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने आपको ये जो नीचे वाली लाइन है यहाँ पे कहा है कि प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग की हिस्ट्री है, तो यहाँ पर क्या होगा, बच्चे को पाइलोरिक स्टोनिस होने के चांसेस हैं। इन्होंने यहाँ पे बताया भी है कि जो पाइलोरिक स्पिंचर क्या है, थिक है, जिसके कारण ओपन नहीं हो पाए प्रॉपरली। अब यहाँ पर बेबी का जो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग के कारण गैस्ट्रिक जूस और जो ब्लड है वो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, जिसके कारण बेबी में क्या हो सकता है, एसिडोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस, एल्कलोसिस या फिर एन एक्सेसिवली लो pH। तो यहाँ पर बच्चे के लिए एल्कलोसिस डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा, एल्कलोसिस। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 19, लाइट रेज एंटरिंग द आई इज कंट्रोल्ड बाय। लाइट रेज आँखों में एंटर करती हैं आपकी, तो कौन कंट्रोल करेगा, पीपल, आइरिस, कॉर्निया या फिर लेंस। तो जो लाइट रेस का कंट्रोल करने का काम है ये कौन करेगा, ये करेगा पीपल। नेक्स्ट वन इज गैलोस्ट्रैक्शन इज यूज्ड फॉर। एक क्वेश्चन विथ इमेज के पढ़ा है आपने कई बार। गैलोस्ट्रैक्शन को हम कब यूज करते हैं, फ्रैक्चर शाफ्ट ऑफ फीमर, फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर, फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस या फिर फ्रैक्चर ऑफ टीबिया। तो यहाँ पर मैं आपको एक हिंट कर दूँ कि गैलोस्ट्रैक्शन फीमर के लिए यूज किया जाता है जब फ्रैक्चर फीमर के शाफ्ट पार्ट से हुआ हो।
कहाँ से, शाफ्ट पार्ट से हुआ। फीमर है जो ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी हड्डी है, लॉन्गेस्ट बोन है। फ्रैक्चर शाफ्ट ऑफ फीमर के यहाँ पर गैलोस ट्रैक्शन को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज इन एन इन्फेंट टू रिसीव थायरोक्सिन सोडियम 0.35 mg once a day orally. The medication is available in elixir form 0.25 mg per ml. How much elixir should the nurse administer? तो यहाँ पर आपको थायरोक्सिन सोडियम देना है बच्चे के लिए, तो यहाँ पर 0.35 mg वंस अ डे देना है ओरली। तो यहाँ पर यदि आपको एलेक्सर फॉर्म में मेडिकेशन अवेलेबल होती है तो आप कितना एडमिनिस्टर करेंगे, 1.5 ml, 1.3 ml, 2.4 ml या फिर 1.0 ml। तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि आपको क्या करना है, कितना देना है, कितने ml देंगे आप, तो यहाँ पे आप देंगे बच्चे को 1.4 ml। नेक्स्ट इज as a safety alert, the nurse is aware the following medication is never given directly intravenously. तो यहाँ पर कौन सी मेडिसिन है जिसको हम डायरेक्ट आईवी रूट से नहीं दे सकते हैं, पोटेशियम क्लोराइड, लेजिक्स, डेक्सट्रोज या फिर कैल्शियम ग्लूकानेट। कौन सी मेडिसिन है हम जो कि डायरेक्ट कैसे नहीं दे सकते हैं, आईवी रूट से नहीं दे सकते हैं। तो इनमें से आप लोग मार्क कीजिए, आप लोग भी मार्क कर सकते हैं यहाँ पे आंसर, ताकि आपके लिए इजी रहे। तो यहाँ पर हमेशा पोटेशियम क्लोराइड को डायरेक्ट आईवी रूट से इन्फ्यूज़ नहीं किया जाता है। इसका एक ही रीज़न है कि यदि आपने इसको डायरेक्ट क्या किया, आईवी रूट के थ्रू दिया, तो ये क्या करेगा, सीधा आपको कार्डियक अरेस्ट लाने की सिचुएशन बना देगा। क्या करेगा, कार्डियक सिचुएशन लाने की कंडीशन है जो बना देगा। इसीलिए पोटेशियम क्लोराइड को कभी भी डायरेक्ट आईवी रूट से नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट इज एन एबीजी एनालिसिस रिपोर्ट शोज पीएच 7.20, PCO2 35 mm, HgHCO3 -20 MEQ per liter. द फाइंडिंग्स आर सजेस्टिव ऑफ। तो यहाँ पर पीएच वैल्यू कितनी है, सॉरी यहाँ पर जो पीएच वैल्यू कितनी है 7.20, PCO2 35 mm Hg, SCO3 20 MEQ पर लीटर है। तो यहाँ पर क्या है जो सिचुएशन आएगी, ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, एल्कलोसिस है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर रखनी है कि जब भी आपको बात की जाती है तो पीएच वैल्यू किस में घटती है आपकी, एसिडोसिस में। किस में घटेगी, एसिडोसिस में पीएच वैल्यू घटेगी, और जो PCO2 और H3O है क्या रहेगी, ये भी घटेगी। तो यहाँ पर तीनों सिचुएशन आ रही हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट है यहाँ पे आप इसका ड्रग डोज है जो कैलकुलेट करने, ड्रॉप फैक्टर 10 GTT पर ml दिया हुआ है, फ्लो रेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, आपके लिए छोड़ा है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग एबीजी एनालिसिस ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम। तो एबीजी एनालिसिस में ब्लड आप कहाँ से कलेक्ट करेंगे, आर्टरी से, वेन से, कैपिलरी, किट कैन टेकन फ्रॉम एनी साइड। तो एबीजी एनालिसिस में ब्लड कलेक्ट किया जाता है आर्टरी से। कहाँ से, आर्टरी से। नेक्स्ट वन इज व्हेन टेकिंग एपिकल पल्स वेयर शुड द नर्स प्लेस द स्टेथोस्कोप। जब आप एपिकल पल्स चेक कर रहे हैं तो स्टेथोस्कोप को कहाँ रखेंगे, जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ द मीडियन पॉइंट ऑफ द स्टर्नम, in the 5th intercostal space at the left mid clavicular line, between 6th and 7th ribs at the left and axillary line, between 3rd and 4th ribs and to the left to the sternum। तो यहाँ पर जब आप एपिकल पल्स चेक करते हैं तो आप स्टेथोस्कोप को कहाँ रखेंगे, 5th intercostal space at the left mid clavicular line में। नेक्स्ट है IM इंजेक्शन कि IM इंजेक्शन के लिए आप कितने डिग्री एंगल का यूज़ करेंगे मसल्स में। IM इंजेक्शन इंजेक्ट करने के लिए 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 90 डिग्री, कितने डिग्री एंगल पर आप इंजेक्शन लगाएंगे, तो ये आप लगाएंगे 90 डिग्री पर। कितने पे, 90 पर। नेक्स्ट इज द न्यूट्रिएंट दैट प्रोवाइड्स द बॉडी प्रेफर्ड एनर्जी सोर्स। तो बॉडी का जो प्रेफर्ड एनर्जी सोर्स न्यूट्रिएंट्स है वो कौन सा, फैट, प्रोटीन, विटामिन की कार्बोहाइड्रेट। ये यहाँ पे आपका कार्बोहाइड्रेट आएगा, क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट।
बॉडी बिल्डिंग फूड पूछते तब आप प्रोटीन कहते। नेक्स्ट इज a nurse observed that the fingers of the casted forearm of a patient with fracture ulna are pale, cool, and capillary riffling is delayed. She has to interrupt it as। तो यहाँ पर एज अ नर्स आप किसी पर्सन की केयर करते हैं तो जो कास्ट प्लास्टर कास्ट है क्या है यहाँ पर फोरआर्म के यहाँ पर आपको स्पेशली अल्ना फ्रैक्चर हुआ है, पेल देखने को मिल रहा, कूल है, कैपिलरी रिफलिंग डिले हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, नर्व इम्पेयरमेंट इज डेवलपिंग इन द फिंगर, आर्टियल ब्लड सप्लाई इज टू फिंगर इज रिड्यूस्ड, नॉर्मल फाइंडिंग वीनस स्टेट्स सकरिंग इन द फिंगर। तो ऐसे केस में ये जो पूरी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं ये है आपका कि आर्टियल ब्लड सप्लाई क्या हो रही है, यहाँ पे स्लो हो रही है, जिसके कारण पैलनेस है, कूल है, कैपिलरी रिफलिंग टाइम क्या हो रहा है, डिले हो रहा है। ऐसे केस में आप जो कास्ट है फोरआर्म के लिए उसको थोड़ा सा लूज है जो कर सकते हैं ताकि प्रॉपर ब्लड की सप्लाई हो सके। नेक्स्ट वन इज व्हाइल गिविंग एनजी ट्यूब फीडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन प्रिवेंट्स कॉम्प्लिकेशन। तो जब भी आप एनजी ट्यूब से फीड करा रहे हैं मरीज के लिए तो क्या कॉम्प्लिकेशन आप प्रिवेंट कर सकते हैं। एडवांस ट्यूब 2 सेंटीमीटर प्लस विथ 20 ml ऑफ एयर, प्रोवाइड हाई फॉलोअर्स पोजीशन, प्लग द एयर वेंट ड्यूरिंग द फीडिंग। तो यदि हमें पेशेंट में कुछ कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना है तो आप पेशेंट को हाई फॉलोअर्स पोजीशन देके जो कॉम्प्लिकेशन है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पर ऑल द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन आर करेक्ट व्हेन यूजिंग द जेट ट्रैक मेथड ऑफ ड्रग इंजेक्शन एक्सेप्ट। जेट ट्रैक मेथड में आपकी जो इंटरवेंशन है सभी सही है किसी एक को छोड़कर। प्रिपेयर द इंजेक्शन साइट विथ एल्कोहल, यूज अ नीडल दैट्स एटलीस्ट 1 inch लॉन्ग, एस्पिरेट फॉर ब्लड बिफोर इंजेक्शन, या फिर रब द साइट विगरसली आफ्टर द इंजेक्शन टू प्रमोट द एब्जॉर्प्शन। कभी भी जेट ट्रैक मेथड से जब भी आप मेडिकेशन लगाते हैं तो इसका एक ही एम होता है कि मेडिकेशन दूसरे टिश्यू में लीक ना हो पाए। क्लियर। अब लेकिन यहाँ पे जो मेडिकेशन आपको दूसरे टिश्यू में लीक नहीं करना है तो ऐसे केस में कभी भी जेट ट्रैक मेथड से जो मेडिकेशन लगाई जाती है उनको विगोरसली रब नहीं किया जाता, अदरवाइज ये टिश्यू इरिटेशन के साथ साथ मेडिकेशन को दूसरे टिश्यू में भी पहुँचा सकती हैं। इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, डी। नेक्स्ट वन इज नर्स इज अबाउट टू कैथेटराइज ब्लैडर ऑफ अ प्रेग्नेंट लेडी, she should be aware that all the following facts about female urethra are true except। फीमेल यूरेथ्रा को लेके सब कुछ सही है किसी एक को छोड़कर। कुछ क्वेश्चन में इस पेपर में आपको बता दूं, मैं आगे आपको बताऊंगी कि 2 क्वेश्चन सेम आए हुए हैं, तो मे भी हो सकता है जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसका कुछ बोनस मिलेगा या फिर कुछ ऐड कर दिया जाएगा। इट इज़ अबाउट 1.5 inch इन लेंथ, इट्स पोस्टीरियर टू वेजाइनल ऑरिफिस, इट्स प्रियर्स थ्रो यूरोजेनाइटल डायफ्राम, या फिर इट इज़ स्ट्रेट एंड ऑफर्स माइनर रेसिस्टेंस फॉर कैथेटराइजेशन। तो जो फीमेल का जो यूरेथ्रा है मेल यूरेथ्रा से यदि आप कंपेयर करते हैं तो फीमेल यूरेथ्रा शॉर्ट साइज में होता है, इसलिए यूटीआई भी सबसे ज़्यादा फीमेल्स को होता है। आपने मेल में बहुत रेयर केस में यूटीआई सुना होगा। तो यहाँ पर फीमेल यूरेथ्रा को लेके सब चीज़ें सही हैं किसी एक को छोड़कर, तो वो होगा पोस्टीरियर टू वेजाइनल ऑरिफिस, ये ऐसा नहीं है, अपर पार्ट में रहेगा, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज टू डू परकशन एंड पोस्टल ड्रेनेज ऑफ लंग्स ब्रोंकिएक्टेसिस, व्हाट बॉडी पोजीशन ऑफ द पेशेंट अ नर्स शुड यूज। तो आप परकशन करते हैं मरीज के लिए तो यहाँ पर आप कौन सी पोजीशन देंगे, सुपाइन, प्रॉन, डेक्यूबिटस या फिर सेमी फॉलोअर्स। तो यहाँ पर ड्रेनेज के लिए, पोस्टल ड्रेनेज के लिए मरीज को ब्रोंकिएक्टेसिस है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कौन सी पोजीशन देना है, तो आप यहाँ पे देंगे प्रॉन पोजीशन। नेक्स्ट इज द एल्बो टू द रिस्ट, डिस्टल, लेटरल, वेंट्रल की प्रॉक्सिमल। तो क्या है, एल्बो इज डिस्टल टू द रिस्ट, क्या है, एल्बो इज डिस्टल टू द रिस्ट। नेक्स्ट इज गीता रिटर्न फ्रॉम पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट रिकवरी रूम with a nasogastric tube in place following a gallbladder surgery. She continues complain of nausea. Which action would the nurse take? तो यहाँ पर गीता नाम की पेशेंट पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट से वापस आई हुई है, एनजी ट्यूब है अभी उसके लिए क्योंकि गॉल ब्लैडर सर्जरी हुई है तो उसको बार बार नोजिया हो रहा है। तो एज अ नर्स आप क्या करेंगे, कॉल द फिजिशियन इमीडिएटली
एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब्ड एंटीएमेटिक, चेक द पेटेंसी ऑफ द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फॉर एनी ऑब्स्ट्रक्शन, या फिर चेंज द पेशेंट पोजीशन। तो यहाँ पर यदि मरीज को बार बार क्या हो रहा है, नोजिया फील हो रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एनजी ट्यूब की पेटेंसी को चेक करना है कि एनजी ट्यूब प्रॉपर है या नहीं। कुछ एनजी ट्यूब के कारण तो कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहे हैं, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है इसलिए। नेक्स्ट वन इज अ क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर ब्रोंकोस्कोपी। When teaching the client what to expect afterwards, the nurse highest priority of information would be। तो यदि मरीज के लिए क्या होना है, ब्रोंकोस्कोपी होने वाली है, शेड्यूल है पहले से, तो कोई भी प्रोसीजर होता है उसके पहले नर्स आप पेशेंट को बताएंगे कि इस प्रोसीजर में क्या होगा, आपको किस तरीके से हॉस्पिटल आना है कल। तो यहाँ पर ऑप्शन है फूड एंड फ्रूट्स विल बी विथहेल्ड फॉर एटलीस्ट 2 आवर, वार्म सलाइन गार्गल्स विल डन क्वार्टरली 2 आवर, coughing and deep breathing exercise will be done quarterly 2 hour, only ice chips and cold liquids will be allowed initially। फर्स्ट थिंग, जब भी ब्रोंकोस्कोपी होती है मतलब यहाँ पर आपके ब्रोंकाई को पूरा विजुअलाइज किया जाएगा, तो यहाँ पर ऐसे केस में एटलीस्ट 8 घंटे पहले ही पेशेंट को कहा जाता है कि आप कुछ भी ना खाएं पिए। तो यहाँ पर भी आपको वही करना है, यहाँ पे 2 घंटे का एटलीस्ट 8 घंटे तक भी यहाँ पे पेशेंट को खाने पीने के लिए मना किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन आपका, द क्लाइंट प्रेजेंट विद सीवियर रेक्टल ब्लीडिंग, 16 डायरियल स्टूल्स अ डे, सीवियर एब्डोमिनल पेन, टेनेस्मस एंड डिहाइड्रेशन। Because of these symptoms, the nurse should be alert for the other problem associated with that disease। तो यहाँ पर मरीज के लिए कहा गया है कि पर्सन को रेक्टल ब्लीडिंग हो रही है, उसके साथ में 16 बार डायरियल स्टूल हो गए हैं, उसके सीवियर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो एज अ नर्स आप किस चीज़ क्या प्रॉब्लम यहाँ पे आपको लगेगा कि ये क्रॉन्स डिसीज़ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, डायबिटिकोलाइटिस है कि पेरिटोनाइटिस है। तो यहाँ पर जो सिम्टम बताए गए हैं कि 16 डायरियल स्टूल हो गए एक दिन में, 16 बार पर्सन क्या हो गया, डायरिया टाइप से उसको स्टूल पास किए हैं उसने। फिर यहाँ पर मरीज के लिए क्या हुआ है, पेन भी हो रहा है। तो ये जो पूरे साइन है यहाँ पर, ये सभी साइन किसके हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस के। किसके, अल्सरेटिव कोलाइटिस के, क्योंकि ये क्रोनिक इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ है जिसमें आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा, इसके कारण आपको पेन भी होगा, पेन होने के साथ साथ डायरिया भी होगा, आपको क्रैम्स टाइप से भी होंगे। तो यहाँ पर ये सबके अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्लियर। नेक्स्ट इज एन एडल्ट हैड जस्ट बीन ब्रॉट इन एन एम्बुलेंस आफ्टर अ मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। एडल्ट के लिए मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल लाया गया। व्हेन असेसिंग द क्लाइंट, द नर्स कुड एक्सपेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मैनिफेस्टेशन कुड हैव रिजल्टेड फ्रॉम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन। कौन सा साइन बताएगा कि पर्सन का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हुआ है या फिर यहाँ पे कुछ चोट लगी है। रैपिड पल्स एंड इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, डिक्रीज फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग, रिजिड पोस्चर एंड अल्टर्ड परसेप्चुअल फोकस या फिर इंक्रीज अवेयरनेस एंड अटेंशन। तो यहाँ पर क्या चीज़ें बताएगा कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हुआ है, तो वो होगा यहाँ पे आपका रैपिड पल्स एंड इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। जो फाइट और फ्लाइट आइडिया है वो भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण ही होंगे। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि पल्स रेट और रेस्पिरेटरी रेट दोनों बढ़ी हुई हैं। नेक्स्ट इज नर्स इज परफॉर्मिंग CPR ऑफ एन एडल्ट पेशेंट। व्हेन परफॉर्मिंग चेस्ट कंप्रेशन, द नर्स अंडरस्टैंड द करेक्ट हैंड प्लेसमेंट इज लोकेटेड ओवर। तो CPR जब आप देते हैं तो आपका सही हाथ है जो कहाँ पर होना चाहिए, अपर हाफ ऑफ द स्टर्नम, अपर थाइड ऑफ स्टर्नम, लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम या लोअर थाइड ऑफ स्टर्नम। CPR देते टाइम आपका जो हाथ है कहाँ पे होना चाहिए, लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम में। नेक्स्ट इज द क्लाइंट हैज क्लियर ड्रेनेज फ्रॉम द नोज एंड ईयर्स आफ्टर हेड इंजरी। हाउ कैन द नर्स डिटरमाइन इफ द ड्रेनेज इज CSF। तो यदि कुछ चोट लगी है जिसके हेड इंजरी के कारण नाक और आपके नाक से साथ ही साथ ईयर से जो फ्लूइड बाहर आ रहा है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो फ्लूइड आ रहा है, ड्रेनेज हो रहा है, एक्चुअल में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है या नहीं। मेजर द pH ऑफ द फ्लूइड, मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड,
टेस्ट फॉर ग्लूकोज या फिर टेस्ट फॉर क्लोराइड्स। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें बताई गई हैं कि जो ड्रेनेज हो रहा है आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि CSF है, तो आप यहाँ पे कैसे पता करेंगे, ग्लूकोज के थ्रू टेस्ट करेंगे कि यदि इसमें ग्लूकोज प्रेजेंट है या नहीं। नेक्स्ट इज अ नर्स इज परफॉर्मिंग CPR ऑन एन एडल्ट व्हेन परफॉर्मिंग चेस्ट कंप्रेशन द नर्स अंडरस्टैंड द करेक्ट हैंड प्लेसमेंट लोकेटेड ओवर द। तो यहाँ पर भी वही सेम आंसर मैंने आपसे पहले कहा था, क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन नंबर 41, ये दो सेम क्वेश्चन हैं। अब इनका जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि आपने यदि एक जगह सही किया एक जगह गलत, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है, आप चाहे तो इसको मैच भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज डिसीज कॉज प्रीडोमिनेंटरी सेंसरी लॉस। कौन सी डिसीज में सेंसरी लॉस हो, ग्लीनवेयर सिंड्रोम में, डिप्थीरिया में, लीड पॉइजनिंग में कि डायबिटीज़ में। यहाँ पर कहा है कि प्रीडोमिनेंटरी सेंसरी लॉस, क्या है, प्रीडोमिनेंटरी सेंसरी लॉस, जो कि एक न्यूरोपैथीज टाइप से है। क्या है, न्यूरोपैथीज टाइप से है। तो यहाँ पर ये जो डिसीज़ है ये कब होती है, जब ग्लीनवेयर सिंड्रोम, क्या है, ग्लीनवेयर सिंड्रोम की सिचुएशन डेवलप हो रही हो तब। नेक्स्ट इज विच ऑफ द एक्शन कुड एग्रीवेट द कॉज ऑफ फ्लेयर अप्स इन अ पेशेंट्स प्रोराइटिस। ऑप्शन है स्लीपिंग इन कूल एंड ह्यूमिडिफाइड एनवायरनमेंट, डेली बाथ्स विद फ्रेगनेंट सोप, यूजिंग क्लॉथ्स मेड फ्रॉम 100% कॉटन, इंक्रीजिंग फ्लूइड इनटेक। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रूराइटिस है क्या, जब तो आप मार्क कर पाएंगे आंसर को। तो प्रूराइटिस हम क्या कहेंगे, इसको ईचिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, ईचिंग, तरीके की ईचिंग है, स्क्रैच आपकी बॉडी में आ जाएगा, को खुजली टाइप से होगी, आप अनकंफर्टेबल रहेंगे। तो यहाँ पर एक्शन को एग्रीवेट द कॉज ऑफ फ्लेयर अप्स। तो प्रूराइटिस में कौन से कॉज है जो और ज़्यादा इसको एग्रीवेट करेंगे। फ्लूइड इंटेक से नहीं होगा, ऐसा आप 100% कॉटन के कपड़े पहनेंगे तो भी नहीं होगा आपको। एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट अच्छा ठंडा है वहाँ सोते तो भी खुजली नहीं होगी, ईचिंग नहीं होगी। आपको ये तब होगी जब आप डेली बात करते हैं किससे, फ्रेगरेंट सोप से, अलग अलग टाइप की महकती दहकती सोप से, क्योंकि जब ईचिंग होती है तो ये डॉक्टर भी सोप लगाने से आपको मना करते हैं। तो वही सेम चीज़ है यहाँ पे आपके लिए। नेक्स्ट वन इज आफ्टर रिसीविंग रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट शुड द नर्स सी फर्स्ट। रिपोर्ट्स आने के बाद सबसे पहले आप कौन से पेशेंट को देखेंगे। अ पेशेंट इज सिकल सेल क्राइसिस विथ एन इनफिल्ट्रेट IV, patient with leukemia who has received 1/2 unit of packed cell, patient scheduled for bronchoscopy, patient complaining of leak colostomy bag। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन से पेशेंट के लिए रहेगी। तो यहाँ पर आपकी ल्यूकेमिया वाला एटलीस्ट उसने 1/2 यूनिट पैक ब्लड रिसीव कर लिया है, ब्रोंकोस्कोपी वाले को आप बाद में देख सकते हैं, लीकी कोलोस्टोमी बैग वाले को बाद में देख सकते हैं। लेकिन जो सेकेंड सेल क्राइसिस वाला मरीज है इसके साथ आर्या पार जाने वाली सिचुएशन डेवलप हो सकती है, तो इसको आप सबसे पहले देखेंगे। नेक्स्ट वन इज नर्स मस्ट नो दैट द मोस्ट एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन किससे सप्लाई हो, वेंचुरा मास्क से, नेजल कैन्युला से, पार्शियल नॉन ब्रीदर मास्क से या फिर सिंपल फेस मास्क से। सबको पता है वेंचुरी मास्क से सबसे ज़्यादा अच्छे से ऑक्सीजन डिलीवरी होती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मैनिफेस्टेड बाय इंक्रीज्ड इंट्राओक्युलर प्रेशर। कौन सी कंडीशन में इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ता है, कैटरैक्ट में, कंजक्टिवाइटिस, डेक्रोसाइटिस में कि ग्लूकोमा में। ग्लूकोमा में, किसमें, ग्लूकोमा में इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ता है, जिसके कारण ऑप्टिक नर्व भी डैमेज हो जाती। कैटरैक्ट में तो ओपेसिटी होगी लेंस पर। नेक्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन टू डिटेक्ट द सीजर्स। सीजर्स को डिटेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, CT स्कैन करेंगे, MRI करेंगे, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम करेंगे या फिर एक्सरे करेंगे। सीजर्स का पता करने के लिए आप क्या करेंगे, EEG, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। नेक्स्ट वन इज a major goal for the client during the first 48 hours after severe burn is to prevent hypovolemic shock. The best indicator of adequate fluid balance during this period is। तो यहाँ पर 48 घंटे हो गए हैं मरीज को जले हुए, आपने उसको हाइपोवॉल्मिक शॉक से प्रिवेंट करने के लिए फ्लूइड रिप्लेस कर रहे हैं, तो क्या इंडिकेटर होगा कि पता चलेगा कि पेशेंट का जो फ्लूइड बॉडी बैलेंस है वो सही है या नहीं। एलिवेटेड हेमेटोक्रेट लेवल, यूरिन आउटपुट 30 to 50 ml per hour,
चेंज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस या फिर एस्टिमेट ऑफ फ्लूइड लॉस थ्रू द बर्न एस्कर। फर्स्ट थिंग, जब भी आप बर्न पेशेंट की केयर करते हैं आपकी प्रायोरिटी होती है कि जो फ्लूइड लॉस हुआ है उसको रिप्लेस करना, और दूसरा कि आपने जब रिप्लेस किया है उस फ्लूइड को तो उस फ्लूइड के रिप्लेसमेंट के बाद पर्सन में किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं। फ्लूइड रिप्लेस आप करते हैं हाइपोवॉल्यूमिक शॉक से बचाने के लिए, और यहाँ पर सही सबसे अच्छा जो तरीका पता चलेगा कि सही से फ्लूइड रिप्लेस हुआ है नहीं वो होगा आउटपुट किसकी, यूरिन आउटपुट। तो यहाँ पर भी आपका आंसर होगा कि यूरिन आउटपुट ऑफ 30 to 50 ml per hour। नेक्स्ट वन इज टू अवॉइड पुलिंग द यूरिनरी कैथेटर, नर्स शुड टेप द कैथेटर ऑन पेशेंट। तो यूरिनरी कैथेटर को रिमूव करने के लिए, पुल आउट करने के लिए आप किस तरीके से कैथेटर को जो लगा सकते हैं, अपर थाई में, लोअर थाई में, कि हैंड लेग की फुट में। तो अपर थाई में, कहाँ पर, अपर थाई में। अवॉइड पुलिंग द यूरिनरी कैथेटर, नर्स शुड टेप द कैथेटर ऑन पेशेंट्स अपर थाई। नेक्स्ट वन इज a 55-year-old male patient who is diagnosed with an evolving and myocardial infarction insists on going home। 55 साल का मरीज है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ है, इंसिस्ट कर रहा है कि उसको घर जाना है। नर्स इनकरेज द पेशेंट टू बी एडमिटेड बिकॉज द ग्रेटेस्ट रिस्क विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स सस्टेनिंग एन MI इज। तो यदि मेल 55 साल का है, उसको MI अटैक आया हुआ है, डायग्नोस हुआ है, तो 24 आवर तक आप उसको घर जाने से मना इसलिए कर रहे हैं क्यों, क्योंकि उसमें सडन डेथ भी हो सकती है। क्या है, सडन डेथ भी हो सकती है। एज्ड पर्सन 55 ईयर का है, तो यहाँ पर आप ऐसे केस में पर्सन को सडन डेथ से बचाने के लिए उसको एटलीस्ट इसलिए इनकरेज कर रहे हैं कि आप पहले 24 आवर हॉस्पिटल में ही स्टे कीजिए। क्लियर। नेक्स्ट इज नर्स हैज़ टू अप्लाई एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट टू अ न्यूबॉर्न चाइल्ड। विच एरिया ऑफ आईज इज सपोज टू प्लेस इट। एरिथ्रोमाइसिन दे रहे हैं ऑइंटमेंट बच्चे को, तो आप कहाँ पे देंगे, ऑन द कॉर्निया, अंडर द आईलेट्स, लोअर कंजक्टिवा कि अपर कंजक्टिवा में। तो ये आप देंगे अंडर द आईलेट्स में, कहाँ पे, अंडर द आईलेट्स। नेक्स्ट इज द नर्स इज केयरिंग एन एनीमिक पेशेंट, व्हाट फाइंडिंग शुड सजेस्ट दैट इट इज एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया। ये क्वेश्चन आपने यदि JIPMER का पेपर देखा होगा, आई थिंक 2013 का, तो उसमें से इस पेपर में 10 से 12 क्वेश्चन आए हुए हैं। प्लीज़ आप लोग एक बार चेक करना, JIPMER का 2013 का पेपर स्टाफ नर्स के लिए हुआ था 2013 में। उस पेपर को यदि जिन्होंने सॉल्व किया होगा 1 या 2 बार भी, तो उसमें से इस पेपर में आज के 10 से 12 क्वेश्चन आए हुए हैं। इवन ये चीज़ मैंने खुद चेक की हुई है। तो आप लोग प्लीज़ जब भी कोई सा भी एग्ज़ाम देते हैं, मैं ये चीज़ आपको इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आपके मन में डाउट होता है कि आपको SSC का पेपर ही देखना है जब आपका पेपर होता है, आप किसी दूसरे जगह के नर्सिंग ऑफिसर के पेपर देखना ही नहीं चाहते हैं, इवन सॉल्व भी नहीं करना चाहते हैं, तो आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। जैसा मैंने आपको कल एक पेपर सॉल्व करवाया था रात में ANM का, फिर आपको मैंने CHO का पेपर उसके 2 दिन पहले सॉल्व करवाया था, तो उनमें भी क्वेश्चन मैच करते हैं। इवन 10-10, 15-15 क्वेश्चन आपको मैच कर जाते हैं। ऐसे ही जो आज का पेपर हुआ है, इसमें एम्स के और जो JIPMER का पेपर हुआ है, इन दोनों के पेपर्स के कम से कम JIPMER के तो 12-13 क्वेश्चन तक आए हुए हैं, और एम्स में जो पहले प्रीवियस पेपर हुए हैं बिना नॉरसेट के पहले, उनमें से भी यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही चीज़ इसलिए रिपीट करती हूँ बार बार, ताकि आप जब भी कोई भी अपकमिंग एग्ज़ाम देते हैं तो आपके पास जो भी पेपर्स हैं आप उनको एक बार रीचेक ज़रूर कर लिया कीजिए। तो यहाँ पर है कि आपको पता कैसे चलेगा कि एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया हुआ है। एक्सर्शन डिस्निया, इजी फटीग ऑन एक्सर्शन, ब्रेडिकार्डिया ट्रेस्ट या फिर पोस्टल हाइपोटेंशन। तो ये यहाँ पर आपको पता चलेगा कि पेशेंट बहुत ही फास्ट तरीके से थकेगा, इजी फटीग ऑन एक्सर्शन। नेक्स्ट वन इज 30-year-old patient has an ulcer over lateral malleus. Nurse caring for the patient understand the pain of the patient is due to, यहाँ पर 30-year-old person है, अल्सर ओवर लेटरल मेलियस। मेलियस क्या पीछे की तरफ एक बोन होगी, मेलियोलस है जो, तो यदि वहाँ पे पेन हो रहा है तो ये पेन किसके कारण हो रहा है, ये पेन हो रहा है इस्चीमिया के कारण। किसके कारण, इस्चीमिया के कारण। नेक्स्ट वन इज
A parent bring a toddler aged 18 months to the clinic for a regular checkup. When palpating the toddler's fontanelles, what should the nurse expect to find? यदि 18 महीने के टोडलर को क्लिनिक लाया गया है, आप चेकअप करते हैं तो क्या पता चलेगा? क्लोज्ड एंटीरियर फॉन्टेनल एंड ओपन पोस्टीरियर, तो ऐसा नहीं है। फिर सेकंड है ओपन एंटीरियर फॉन्टेनल, क्लोज्ड पोस्टीरियर, क्लोज्ड एंटीरियर पोस्टीरियर फॉन्टेनल या फिर ओपन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फॉन्टेनल। तो 12 से 18 महीने में एंटीरियर फॉन्टेनल क्लोज हो जाते हैं और इनिशियल मंथ में पोस्टीरियर क्लोज हो जाते हैं। तो 18 महीने का बच्चा यदि आया है, टोडलर क्लिनिक पे आया है, तो उसके जो एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों फॉन्टेनल्स क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज a 1-year-old child presented to the OPD with the history of short stature, tiredness and constipation. Examination revealed a palpable goiter. Serum T4 was decreased and TSH level were increased, which is the most probable diagnosis. तो यहाँ पर बच्चे में कौन सा डायग्नोसिस होगा कि बच्चा 1 साल का है, OPD आया है, शॉर्ट स्टेचर है, टायर्ड है, कॉन्स्टिपेटेड है, टेस्ट किए पता चला कि बच्चे को ग्वाइटर है, एग्जामिनेशन से पता चला ग्वाइटर है, टेस्ट किए तो T4 बढ़ा हुआ है, TSH का लेवल T4 घटा है, TSH बढ़ा हुआ है। तो ये क्या है? थायराइड डिसजेनेसिस, थायराइड डिसहार्मोनोजेनेसिस, TSH रिसेप्टर ब्लॉकिंग एंटीबॉडी या फिर सेंट्रल हाइपोथायरॉयडिज्म। तो बच्चे को जो चीज़ हुई है वो है थायराइड डिसहार्मोनोजेनेसिस। नेक्स्ट वन इज डिप्रेशन इज, तो डिप्रेशन क्या है? नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग, इज नॉट अ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ एजिंग, इंक्लूड सिम्टम्स सच एज लॉस ऑफ इंटरेस्ट, सैडनेस, वेट लॉस एंड वर्थलेस फीलिंग। अब यहाँ पे लास्ट ऑप्शन का है बी एंड सी आर द करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल सही कि डिप्रेशन एजिंग का मतलब आप बूढ़े होते जाते तो आप डिप्रेस तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, लेकिन इसके सिम्टम है कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट, सैडनेस, वेट लॉस, वर्थलेस फीलिंग। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन, अ क्लाइंट इज एंटर्ड टू द साइकेट्रिक यूनिट ऑफ अ लोकल हॉस्पिटल विथ chronic undifferentiated schizophrenia. During the next several days, the client is seen laughing, yelling and talking to herself. This behavior is characteristics of। यदि साइकेट्रिक यूनिट में किसी पेशेंट को एडमिट किया गया है, उसको क्या है? क्रॉनिक लंबे टाइम से अनडिफरेंशिएटेड सीजोफ्रेनिया है। कुछ टाइम के बाद वो मरीज हंस रहा है, बात कर रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन किससे? खुद से। तो ये क्या है? डेल्यूजन है, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन है, एल्यूजन है कि हेल्यूसिनेशन है? ये उस पर्सन का क्या है? ये उस पर्सन का हेल्यूसिनेशन। क्या है? हेल्यूसिनेशन। नेक्स्ट इज a client with chronic schizophrenia who takes neuroleptic medication is admitted to the psychiatric unit. Nursing assessment reveals rigidity, fever, hypertension and diaphoresis, मतलब बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। These findings suggest which life threatening reaction। पर्सन यहाँ पर न्यूरोलेप्टिक मेडिकेशन ले रहा है। सबसे पहली चीज़, साइकेट्रिक वार्ड में एडमिट हुआ है तो उसको फीवर है, हाइपरटेंशन है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। अब यहाँ पर आपको कौन सी सिचुएशन होगी? टायर्ड डिस्काइनेसिया, डिस्टोनिया, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम या फिर अकाथीसिया। तो जो यहाँ पर साइन कहे हैं, न्यूरोलेप्टिक मेडिकेशन वो ले रहा है, सीजोफ्रेनिया हुआ है उसको लंबे टाइम से, तो हो गया उसको न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। क्या है? न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। क्योंकि टायर्ड डिस्काइनेसिया में फीवर नहीं आता है, बाकी बीपी लो होता है, ना कि बढ़ेगा। नेक्स्ट वन इज when teaching a patient who has a diagnosis of schizophrenia about success independent living in the community, a nurse should encourage the patient to। यदि किसी पेशेंट को आप पढ़ाते हैं जिसको सीजोफ्रेनिया हुआ है, सीजोफ्रेनिया क्यों हुआ है? सक्सेस इंडिपेंडेंट लिविंग, जब वो अपनी सोसाइटी में रहता था तो बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल पर्सन था। तो यहाँ पर क्या जो आप पर्सन को किस चीज़ के लिए इनकरेज कहेंगे? Establish a structured daily routine, spend time alone, plan a program of self-fulfillment, discontinue medication when symptoms disappear। तो ऐसे केस में आप इस पर्सन के लिए क्या करेंगे? तो इस तरीके के मरीजों को कभी भी अकेला तो छोड़ा नहीं जाता है, अदरवाइज वो कुछ भी कर जाते हैं। फिर यहाँ पर आपका जो होगा वो क्या होगा? होगा आपका एस्टैब्लिश अ स्ट्रक्चर्ड डेली रूटीन।
नेक्स्ट इज द ड्रग विच इज़ यूज टू क्रिएट अवर्जन इन अल्कोहल डिपेंडेंसी। तो एवर्जन थेरेपी के तौर पे कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है? एमोमॉर्फिन, प्रोप्रेनॉल, डाइजेपाम या फिर डाइसल्फ्राम। तो होती डाइसल्फ्राम, इसको डिटरेंट एजेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट आयरन डेफिशिएंसी इन द कम्युनिटी। तो आयरन की कमी है या नहीं कैसे पता चलता है? तो ये पता चलेगा सीरम फेरिटिन टेस्ट से। नेक्स्ट इज inadequate intake by the pregnant woman of which vitamin can cause neural tube defect? फॉलिक एसिड, थियामिन, नियासिन, राइबोफ्लेविन। एनटीडी प्रेगनेंसी में कौन सी विटामिन की कमी से होता है? तो होता है फॉलिक एसिड की कमी के कारण। इसीलिए एज सून एज प्रेगनेंसी पता चलती है या फिर कंसीव करना चाहते हैं, फॉलिक एसिड दिया जाने लगता है ताकि बच्चे को आप न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचा सकें। नेक्स्ट इज ह्यूमन मिल्क इज रिच इन ऑल एक्सेप्ट। ये सबको क्वेश्चन पता है इसलिए इसका आंसर मैं आपको नहीं दूंगी। ऑप्शन में विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, विटामिन ई। अब यहाँ पर ये भी बता दूं कि आपका ऑप्शन आंसर इन दो में से एक होगा, आयरन या फिर विटामिन सी में से एक। आप लोग आंसर जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 63। नेक्स्ट इज इन HIV मैक्सिमम रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन इज। HIV में जो मैक्सिमम रिस्क किसके कारण होगा? होमोसेक्सुअल, ब्लड, हेट्रोसेक्सुअल की निडल प्रिक। ये होगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट इज विच इज़ द कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट ऑफ कॉपर टी अमंग द फॉलोइंग। कॉपर टी का सबसे कॉमन साइड इफेक्ट होता है ब्लीडिंग। सेकेंड वन इज द पेन। ऑप्शन में पेन, ब्लीडिंग, परफोरेशन या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। MTP कैन बी डन अप टू 12 वीक्स, 16 वीक, 20 वीक्स या फिर 10 वीक्स। तो MTP है जो अभी 20 वीक्स, यहाँ पर रिवाइज किया गया था जब 20 वीक्स है, और जो अमेंडमेंट एक्ट है उसमें 24 भी कर दिया है। नेक्स्ट इज डॉट्स इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो डॉट्स ट्रीटमेंट किस में यूज़ किया जाता है? TB, लेप्रोसी, मलेरिया की फाइलेरिया। तो किस में होता है? ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में एटलीस्ट 6 to 12 मंथ तक। नेक्स्ट इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड ORS सॉल्यूशन शुड नॉट बी यूज्ड आफ्टर। तो ORS सॉल्यूशन को कितने टाइम के बाद है जो यूज़ नहीं किया जाता है? 4 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे की 24 घंटे। तो ये 24 घंटे के बाद यूज़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग साइन विल इंडिकेट दैट अ यंग चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर निमोनिया। कैसे पता चलेगा कि बच्चे को सीवियर निमोनिया हुआ है? डिस्निया से, वीजिंग से, फास्ट ब्रीदिंग से कि चेस्ट इंड्रॉइंग से? निमोनिया का जो क्लासिकल साइन होता है बच्चों में वो होता है चेस्ट इंड्रॉइंग। वीजिंग होता है कब? जब बच्चे को अस्थमेटिक टाइप के लक्षण दिख रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा नैरो हो गई हो ब्रोंकाइट, तो यहाँ पर जब वीजिंग साउंड भी दिखने लगेंगे। लेकिन चेस्ट इंड्रॉइंग जो क्लासिकल साइन होता है निमोनिया का। नेक्स्ट इज अ पेशेंट गिव्स अ हिस्ट्री दैट शी हैज मिस्ड अ सिंगल डोज ऑफ हर कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू एडवाइज हर। यदि किसी पर्सन ने अपनी OCP पिल्स की एक पिल मिस कर दी तो आप क्या कहेंगे? कंटिन्यू विद द कोर्स विदाउट रिगार्ड टू द मिस्ड डोज, टेक 2 pills द नेक्स्ट डे एंड कंटिन्यू विद द कोर्स, टेक 2 pills एवरी डे फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कोर्स, या फिर डिसकंटिन्यू द कोर्स एंड यूज एन अल्टरनेटिव मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो यदि इस एक डोज मिस हो गया है तो आप उसको कहेंगे कि दूसरे दिन आप 2 मेडिसिन लेके अपना जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं OCP का वो कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पे आपको या तो डेली 2 लेने की ज़रूरत नहीं है, ना तो डिसकंटिन्यू करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर में अफेक्ट द ड्रग एब्जॉर्प्शन रेट फ्रॉम IM इंजेक्शन साइट। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन साइट में कौन सा फैक्टर ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेगा? मसल टोन, मसल स्ट्रेंथ, अमाउंट ऑफ बॉडी फैट एट इंजेक्शन साइट या ब्लड फ्लो टू द इंजेक्शन साइट। तो यहाँ पर जो अफेक्ट करने वाला पार्ट होगा वो होगा ब्लड फ्लो वाला, ब्लड फ्लो टू द इंजेक्शन साइट। नेक्स्ट है यहाँ पर ड्रग दैट इंक्रीज बोथ सिस्टोलिक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड। तो कौन सी मेडिसिन है जो लंबे टाइम तक सिस्टोलिक और डायस्टोलिक BP को बढ़ाने का काम करेगी? ऑप्शन में है यहाँ पर डोपामाइन, एफेड्रिन, एपिनेफ्रिन या फिर डोब्यूटामाइन। तो यहाँ पर जो मेडिकेशन होगी वो होगी एफेड्रिन। क्या है एफेड्रिन? जो कि हाइपोटेंशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। ये क्या है? सिम्प्टोमेटिक क्लास की ड्रग है जो कि जनरली क्या करेगी? यदि लंबे टाइम तक क्या है, यदि पर्सन के लिए लो BP की सिचुएशन हो रही है और उसने सर्जरी के टाइम पे मान लीजिए किसी भी पर्सन ने
एनेस्थीसिया लिया है तो उस टाइम पे बीपी क्या होता है और डाउन होने लगेगा। तो ऐसे केस में जो ड्रग दी जाती है वो एफिड्रिन। नेक्स्ट इज पैरासीटामोलिज्म। तो पैरासीटामोल के एंटीपायरेटिक, एंटीटसिव, एंटीबायोटिक की एंटी एमेटिक, सबको पता है पैरासीटामोल एक एंटीपायरेटिक है। ग्लूकोज इज एडेड इन ओआरएस। ओआरएस में ग्लूकोज क्यों ऐड किया जाता है? इम्प्रूव द टेस्ट, डिक्रीज बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन, इंक्रीज द स्टेबिलिटी या फिर इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। तो ओआरएस है जो क्यों दिया जाता है, सॉरी ग्लूकोज में ओआरएस क्यों ऐड किया जाता है? नेक्स्ट इज साइड इफेक्ट ऑफ ओसीपी आर ऑल एक्सेप्ट। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के सभी साइड इफेक्ट हैं किसी एक को छोड़कर। इरेगुलर ब्लीडिंग होती है, वीनस थ्रोम्बोसिस होगा, हेडेक होगा, लेकिन ओवरियन कैंसर में इवन ओसीपी पिल्स हैं जो यूज़ की जाती हैं ट्रीट करने के लिए, तो यहाँ पर इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग होम विजिट नर्स माला फाउंड नो साइन ऑफ डिहाइड्रेशन इन 7 weeks old चाइल्ड who had diarrhea for last 2 weeks. This child is having. बच्चे को 2 वीक से डायरिया है लेकिन डिहाइड्रेशन नहीं है, तो ये क्या है? परसिस्टेंट है, एक्यूट है, डिसेंट्री है कि सीवियर डिसेंट्री है। 2 वीक का डायरिया क्या कहलाता है? और जब डिहाइड्रेशन प्रेजेंट ना हो तो ये कहलाता है परसिस्टेंट डायरिया। क्या कहलाएगा? परसिस्टेंट डायरिया। नेक्स्ट वन इज फॉलोइंग वैसेक्टोमी फॉर फैमिली प्लानिंग अ पेशेंट शुड बी एडवाइज टू यूज सम अदर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन टिल। यदि वैसेक्टोमी हुई है तो यहाँ पर कौन सी अदर मेथड को आप यूज़ करने को कहेंगे? कब तक के लिए? रिमूवल ऑफ ऑल सूचर, पेन कम्प्लीटली सबसाइड 2 वीक्स या फिर 8 वीक्स के लिए। तो एटलीस्ट 90 दिन के लिए कहा जाता है कि आप 90 दिनों तक कोई अदर मेथड अपनाइए, लेकिन यहाँ पर जब ऑप्शन में आपको है तो आप 8 वीक भी कह सकते हैं। कितना? 8 वीक्स। नेक्स्ट वन इज which of the following tools does a nurse use to assess the cognitive function of a client? तो आप कॉग्निटिव फंक्शन चेक करने के लिए कौन सा टूल यूज़ करेंगे? इससे आ रहा पॉलीक्रोमेटिक प्लेट्स, रॉरचेक इंक ब्लॉट टेस्ट, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन और MMSE, या फिर गोल्डबर्ग डिप्रेशन स्केल। कौन सा टेस्ट यहाँ पे आप यूज़ करेंगे कॉग्निटिव फंक्शन को चेक करने के लिए? यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मी आंसर आपका ए है, बट यदि आपको लगता है कि इस आंसर में क्वेश्चन नंबर 78 में कुछ मिस्टेक हुई है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में चीज़ बताना, क्योंकि थोड़ा सा डाउट है मुझे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन इज 60-year-old man had undergone cardiac bypass surgery 2 days back. Now he started forgetting things and was not able to recall names and phone number of his relatives. What is the probable diagnosis? यदि 60 साल के मरीज की कार्डियक बाईपास सर्जरी हुई है 2 दिन पहले, आफ्टर द सर्जरी वो भूल गया है अपने रिलेटिव्स के नाम, फ़ोन नंबर, तो ये क्या है? डिप्रेशन है, पोस्ट ट्रॉमेटिक साइकोसिस है, कॉग्निटिव डिसफंक्शन है कि अल्जाइमर है? कॉग्निटिव डिसफंक्शन। नेक्स्ट इज अ क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग एंजाइटी अटैक, द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन शुड बी। यदि किसी को एंजाइटी अटैक आता है तो आप क्या करेंगे? टर्निंग ऑन द टेलीविजन, लिविंग द क्लाइंट अलोन, स्टेइंग विद द क्लाइंट, स्पीकिंग इन शॉर्ट सेंटेंस, या फिर आस्क द क्लाइंट टू प्ले विथ अदर्स क्लाइंट। तो यदि किसी मरीज को एंजाइटी अटैक आता है तो आप ऐसे केस में क्या करेंगे? मरीज के साथ रुकेंगे और उससे छोटे छोटे सेंटेंस में बात करेंगे। नेक्स्ट वन इज व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू अचीव प्रेगनेंसी। यहाँ पर कहा है कि जो फर्टाइल विंडो पीरियड कौन सा है? midway between 7th and 8th day of ovulation, immediately after starting of menses, 14 days after the beginning of period, 7 days before the next period is expected। क्या होगा यहाँ पे आपका आंसर? तो होगा 14 days after the beginning of period। Next one is inspection of the uterine cavity by endoscopy with access through the cervix is known as। क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि यूट्राइन कैविटी के थ्रू, एंडोस्कोपी के थ्रू आपको सर्विक्स को देखना है, तो क्या कहलाएगा? हिस्ट्रोस्कोपी, साल्पिंगोस्कोपी, साल्पिंगोग्राम या फिर हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी। तो यहाँ पर एंडोस्कोपी के थ्रू जब ओनली सर्विक्स को देखा जाना है तो ये कहलाएगा हिस्ट्रोस्कोपी। क्या होगा? हिस्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग आयरन सप्लीमेंटेशन। आयरन सप्लीमेंटेशन को लेके सही पॉइंट क्या है?
टेकिंग अलॉन्ग विद द मिल्क, टेकिंग अलॉन्ग विथ लेमन जूस, टेकिंग अलॉन्ग विद वाटर एफटर टेकिंग आफ्टर फूड। तो आयरन सप्लीमेंटेशन को लेके हमेशा डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि सिट्रस फ्रूट के साथ लीजिए, पॉसिबल हो तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि टेक इट अलॉन्ग विद द लेमन जूस। नेक्स्ट वन इज व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का मतलब क्या है? ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन टिल फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, full dilatation of cervix to expulsion of fetus, expulsion of fetus to expulsion of placenta, फिर observation for at least 1 hour after the expulsion of placenta। फर्स्ट स्टेज आपकी ये है जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। सेकंड स्टेज है आपकी ऑप्शन नंबर बी वाली, थर्ड स्टेज है एक्सपल्सन वाली और फोर्थ है ऑब्जर्वेशनरी वाली। क्लियर? यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? सेकेंड स्टेज क्या है? फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स टू एक्सपल्सन ऑफ फीटस, थर्ड में एक्सपल्सन टू फीटस से लेके प्लेसेंटा का एक्सपल्सन, फोर्थ इज ऑब्जर्वेशनरी। नेक्स्ट वन इज कॉमन टाइप ऑफ ओवेरियन कैंसर इज। तो ओवेरियन कैंसर का सबसे कॉमन टाइप कौन सा है? एडिनोकार्सिनोमास, एंडोमेट्रियल ट्यूमर्स, एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर या फिर म्यूसिनस एंड एडिनोकार्सिनोमास। तो 80% तक जो ओवेरियन कैंसर होते हैं वो होते हैं एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर। कितने? 75 से 80% तक एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर होंगे। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द हाई रिस्क इन्फेंट अमंग द फॉलोइंग। तो इनमें से हाई रिस्क इन्फेंट कौन सा होगा? इन्फेंट विथ बर्थ वेट 2.5 kg मतलब ये नॉर्मल है, इन्फेंट ऑन आर्टिफिशियल फीडिंग, या फिर इन्फेंट विथ बर्थ वेट 2 kg, या फिर इन्फेंट विथ अपगार स्कोर 8। अपगार स्कोर भी सही है, दोनों सही है। अब आर्टिफिशियल फीडिंग वाला है और बर्थ वेट 2 kg। तो हाई रिस्क में यहाँ पर जो केयर की जरूरत पड़ेगी वो होगा 2 kg वाला। नेक्स्ट इज व्हाट शुड बी द टेम्परेचर ऑफ डिलीवरी रूम टू मेंटेन वार्मथ फॉर न्यूनेट। डिलीवरी रूम का टेम्परेचर कितना होगा कि डिलीवरी के बाद जो न्यूनेट हुआ है उसका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे, गर्माहट क्योंकि ज़रूरत पड़ती है। 21 से 24 डिग्री सेल्सियस, 25 to 28 डिग्री सेल्सियस, 28 to 30 डिग्री सेल्सियस या फिर अबव 30 डिग्री सेल्सियस। तो डिलीवरी रूम का और लेबर रूम का यदि आपको टेम्परेचर पूछा जाता है तो होता है 25 से 28 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग कंडीशन रिक्वायर्ड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। किस केस में बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूज करने की जरूरत पड़ेगी? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, परनीसियस एनीमिया में, थैलेसीमिया में कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी में। तो ये जरूरत पड़ेगी आपको थैलेसीमिया के मरीज में। नेक्स्ट वन इज इन एन इन्फेंट द इम्पोर्टेंट क्लिनिकल फाइंडिंग विच मेक्स वन टू सस्पेक्ट इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल टेंशन। तो यहाँ पर कौन सी फाइंडिंग है जिससे पता चलेगा कि इन्फेंट में इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है? फीवर से, सनकेनाइज से, टेकिपनिया से कि वल्स्ड एंटीरियर फॉन्टेनेल से। तो इन्फेंसी पीरियड में बात की जा रही है तो एंटीरियर फॉन्टेनेल क्या रहेगा? वल्स रहेगा, क्योंकि ये 3 महीने में तो क्लोज ही हो पाएगा, इसीलिए यहाँ पर एंटीरियर फॉन्टेनेल कैसा रहेगा? वल्स रहेगा। नेक्स्ट इज विच इज द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम वाले मरीज में कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? ओबेसिटी, क्वाशियोरकर, मरासमस की विटामिन ए डिफिशियंसी। तो जो डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट होते हैं उनमें जो डेफिशियंसी होगी वो किसकी होगी? क्वाशियोरकर। किसकी? प्रोटीन की। कौन सी होगी? प्रोटीन की डेफिशियंसी होती है जनरली किसमें? डाउन सिंड्रोम वाले मरीज में। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आएगी वो क्या होगी? क्वाशियोरकर। नेक्स्ट इज ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट लेप्रोसी। तो लेप्रोसी के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या? रिफाम्सिन, एसाइक्लोविर, जिडोविडिन की डेप्सोन। रिफाम्सिन टीबी की है, एसाइक्लोविर एक एंटीवायरल ड्रग है, जिडोविडिन एड्स के लिए है। जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है? डेप्सोन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट स्टरलाइज्ड बाय एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से सक्शन कैथेटर किए जाएंगे, एनीमा ट्यूब की जाएगी, एनजी ट्यूब की जाएगी, लेकिन सर्जिकल इंसीजर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से स्टरलाइज नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट इज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV। अब इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बताया है क्योंकि मैंने कहा था कि 2 क्वेश्चन रिपीट है एक तरीके से। सबसे इफेक्टिव मोड कौन सा है? सेक्सुअल है, ब्लड प्रोडक्ट से, निडल सिरिंज से कि मदर से बेबी में होने वाला है। When the patient is acquiring infection from another patient, it's known as
तो ये जो इन्फेक्शन किसी दूसरे मरीज से लग जाए वो क्या होगा, क्रॉस हाइड्रोजेनिक अपॉर्चुनिस्टिक की नोजोकोमियल। तो एक इन्फेक्शन दूसरे मरीज से लग रहा है तो कहलाएगा नोजोकोमियल इन्फेक्शन और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्स्ट्रा थोरेसिक टीबी इन चिल्ड्रन। तो एक्स्ट्रा थोरेसिक टीबी बच्चों में कौन सी होगी, लिम्फ नोड में होगी, स्केलेटन में होगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होगी कि हार्ट में होगी। तो एक करती है जनरली लिम्फ नोड को अफेक्ट। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट बिटवीन ह्यूमन एंड काउ मिल्क। तो गाय और ह्यूमन के जो ब्रेस्ट मिल्क में क्या डिफरेंट है, प्रोटीन फैट का, प्रोटीन शुगर का, प्रोटीन लैक्टोज का कि मिनरल्स का। मेन अफेक्ट होता है प्रोटीन और लैक्टोज का, किसका, प्रोटीन और लैक्टोज का। नेक्स्ट इज द सब्सटेंस डिपॉजिट इन स्किन एंड स्क्लेरा इन जॉइंटिस। जो सब्सटेंस स्किन और स्क्लेरा में डिपॉजिट होते हैं, इकट्ठे होते हैं, वो क्या है, बिलीरुबिन सबको पता है कौन सा, डायरेक्ट और अनकॉन्जुगेटेड, डायरेक्ट और कॉन्जुगेटेड, ब्लीबर्डिन या फिर स्टेरोकोवलिन। कौन सा यहाँ पर आपका आंसर होगा, वो इनडायरेक्ट और अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। नेक्स्ट इज आयरन इज डेफिशिएंट इन। किस में आयरन नहीं होगा, सेरेल्स में, मैजिक कॉर्न में, पल्सेस में कि मिल्क में। तो आयरन नहीं होगा दूध में। नेक्स्ट इज मेन फंक्शन ऑफ विटामिन सी इन द बॉडी। तो विटामिन सी का क्या काम है हमारे शरीर में, मेनली कोएंजाइम फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म, रेगुलेशन ऑफ लिपिड सिंथेसिस, इन्वॉल्वमेंट एज एंटीऑक्सीडेंट या फिर इनहिबिशन ऑफ सेल ग्रोथ। मेन फंक्शन होता है विटामिन सी का ह्यूमन बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर। लास्ट है क्वेश्चन, फिनाइल कीटोयूरिया इज डिटेक्टेड इन विच यूरिन टेस्ट, गुथरा टेस्ट, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट, ब्लड टेस्ट की फेरिक क्लोराइड। एक गुथरा टेस्ट। तो ये था आपका OSSC का आज का पेपर। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जब भी कहीं का भी पेपर दिया करें, प्लीज़ अलग अलग जगह के पेपर एक बार जरूर चेक कर लिया करें, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैच करते हुए आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।